आज की वीडियो में हम लोग शुरू करने वाले हैं क्लास 12 का चैप्टर नंबर 5 का पार्ट नंबर 2 वाला वीडियो। सब कोई रूल्स रेगुलेशंस नहीं होते, वहां पे एक फ्रेंडली बिहेवियर ज्यादा डेवलप होता है, वहां पे सोसाइटल चीजों को ज्यादा फोकस किया जाता है। बॉस हो गए, अपने सुपीरियर सबऑर्डिनेट्स हो गए, सुपीरियर्स हो गए, वो सब एक साथ मिलकर के परिवार की तरह काम करते हैं। परिवार का काम तो सर फॉर्मल में भी करते हैं, लेकिन वहां पे रूल्स रेगुलेशन डिसिप्लिन को ज्यादा फॉलो करना पड़ता है। और किया जाता है यहाँ पे सोशल, मतलब सर यहाँ पे आप किसी तरीके की कोई दोस्ती यारी नहीं कर सकते, ठीक है। फ्रेंडशिप ऑलरेडी यहाँ पे क्या होता है, डीले की कर दी जाती है, क्योंकि यहाँ पे कोई आप भाईचारा निभाए थोड़ी ना, यहाँ पे कोई अपनी दोस्ती यारी कोई परिवार का रिश्ता तय करने थोड़ी ना पाए। ऑलरेडी कंपनी के काम करने हैं, तो यहाँ पे क्या किया जाता है, जो फोकस किया जाता है सारे काम पे, बस केवल और केवल किस पे किया जाता है, ओनली ऑन वर्क पे। और इजीली तरीके से फॉर्मल से ज्यादा अच्छे तरीके से काम इनफॉर्मल में होता है। लेकिन याद रखिएगा, जिसकी बहुत ज्यादा अच्छाइयां होंगी उसकी कुछ बुराइयां भी होंगी, ठीक है। इनफॉर्मल देखने में सुनने में अच्छा तो लग रहा है, सर कितना अच्छी बात, तो भाई आने जाने का झंझट नहीं, जाने का नहीं, छुट्टियां मिल जाएंगी, कुछ आपको बॉस आपको भेजेगा, हाँ भाई ठीक है जा कोई बात नहीं, छुट्टियां आराम कर ले, एंजॉय कर ले, ये कर ले, वो कर ले, सब काम करो, मेरा काम कर दियो, मैं आराम से क्या करो। अब ऐसी ऑर्गेनाइजेशन क्या रात भर बैठ के भी काम कर सकते हो। यहाँ पे बहुत ज्यादा रूल्स हो गए, स्केलर चेन हो गया, ठीक है। इन चीजों को यहाँ पे फॉलो नहीं किया जाता है, इसलिए क्या होता है यहाँ पे एक तरीके से जो कम्युनिकेशन होता है कुछ इस तरीके से होता है, ठीक है। ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी, ये हो गया डी, ई। समझ में आ रहा है कौन किसको रिपोर्ट कर रहा है, कौन किसको रिपोर्ट नहीं कर रहा है, नहीं समझ में आ रहा है ना, यही इनफॉर्मल है। इससे क्या होगा भाई, जिसका जो मन में आए, जिससे मन में आए वो जाकर के बात कर सकता है। तो पावर का डिस्ट्रीब्यूशन क्या हो रहा है, टॉप लेवल से निकल करके लोअर लेवल तक जा रहा है, वो कहलाएगा डिसेंट्रलाइजेशन। अब आपके मन में एक बात जरूर आ रही होगी कि डेलीगेशन का मतलब क्या होता है। भाई देखो, डेलीगेट मतलब होता है कि जब हम अपनी कोई जिम्मेदारी, अपनी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी जब हम अपने नीचे सबऑर्डिनेट को शेयर कर दें या ट्रांसफर कर दें। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं सौरभ उपाध्याय आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं, जी हां, आपके अपने चैनल कॉमेट हब पे। तो बच्चों, आज की वीडियो में हम लोग शुरू करने वाले हैं क्लास 12 का चैप्टर नंबर 5 का पार्ट नंबर 2 वाला वीडियो। बच्चों, पार्ट 1 की वीडियो को आपने बहुत अच्छा प्यार दिया, आपने उसे समझा, जाना, अपनी कुछ राय भी उसमें लिखी। अब बच्चों, आज की डेट में हम लोग जो समझने वाले, जो सीखने वाले हैं, वो जानने वाले सर ऑर्गेनाइजिंग के बारे में कुछ और चीजें, जैसे कम्युनिकेशंस क्या होते हैं सर, ऑर्गेनाइजिंग का सर एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है सर, ज़्यादातर पढ़ते हैं सर ये डेलीगेशंस क्या होते हैं, अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी क्या होती है, डिसेंट्रलाइजेशन और सेंट्रलाइजेशन का सर क्या मतलब होता है, क्या ये ऑर्गेनाइजेशन के लिए रिक्वायरमेंट है। भाई बिल्कुल रिक्वायरमेंट है, अब ऑर्गेनाइजिंग चैप्टर में है और ऊपर से मैनेजमेंट का ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट भी होगा। तो बच्चों, आज हम लोग जो शुरू करने वाले हैं वो आज पार्ट 2 का वीडियो यहीं से शुरू करने वाले हैं। तो आइए अब इस वीडियो को शुरू करते हैं, आइए। तो भाई देखो बच्चों, सबसे पहले हम लोग के सामने जो निकल के आ रहा है उसका नाम सर क्या है, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। अब देखो बच्चा, जब आप फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जब बात करते हैं ना, होता क्या है, देखो ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर को 2 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। बेसिकली आपने पढ़ा था कि फंक्शनल स्ट्रक्चर और डिविजनल स्ट्रक्चर। उसी तरीके से ऑर्गेनाइजेशन, जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन होती है, उसको भी 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक जहां पे सर रूल्स, रेगुलेशंस, पॉलिसीज, प्रोसीजर सबको फॉलो किया जाए, वो हो गया फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, जहां पे प्रॉपर तरीके से एक स्केलर चेन होगा, यूनिटी ऑफ कमांड होंगे, यूनिटी ऑफ डायरेक्शंस निकल करके आएंगे। और दूसरा बच्चा जो इंपॉर्टेंट होता है उसका नाम होता है एज अ इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, जहां पे सर कोई रूल्स रेगुलेशंस नहीं होते, वहां पे एक फ्रेंडली बिहेवियर ज्यादा डेवलप होता है, वहां पे सोसाइटल चीजों को ज्यादा फोकस किया जाता है। बॉस हो गए, अपने सुपीरियर सबऑर्डिनेट्स हो गए, सुपीरियर्स हो गए, वो सब एक साथ मिलकर के एक परिवार की तरह काम करते हैं। परिवार की तरह काम तो सर फॉर्मल में भी करते हैं, लेकिन वहां पे रूल्स, रेगुलेशन, डिसिप्लिन को ज्यादा फॉलो करना पड़ता है। बस वो चीज वहां पे अवेलेबल नहीं होती, इसलिए उसको कहा जाता है इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। तो आइए बच्चे, जो वीडियो का जो टॉपिक लिखा हुआ फिलहाल अभी आज लिखा हुआ है वो क्या है, वो हमारा लिखा हुआ है सर एज अ फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। क्या कहता है समझो, एक ऐसा ऑफिशियल स्ट्रक्चर होना जो डेलिबरेटली क्या है, डिजाइन किया गया है। डेलिबरेटली बच्चा मतलब ये होता है जो जानबूझ करके तैयार किया गया है। मतलब ऐसा नहीं हो गया सर कि मन मचान में आया, अपने आप बन के क्रिएट हो गया, नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। क्या कि मैनेजमेंट टू अचीव ऑर्गेनाइजेशनल गोल, जहां पे किसी पर्टिकुलर कंपनी के उस गोल को अचीव करने के लिए एक ऐसा स्ट्रक्चर डेवलप किया गया, एक ऐसी डिजाइन बनाई गई है, एक ऑफिशियल स्ट्रक्चर है, जहां पे आप क्या डिफाइन करते हो, अथॉरिटी। अथॉरिटी मतलब क्या होता है, पावर। रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब होता है काम को करने की वैल्यू रखना, भाई हमने आपको रिस्पॉन्सिबल बनाया, हमने आपको काम दिया है, वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। एंड अकाउंटेबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी बच्चा मतलब होता है एज अ आंसरेबल होना। क्या होता है, आंसरेबल होना, मतलब जवाबदेही तय करना। मोदी जी ने अपना काम या मान लीजिए मोदी ने कोई टास्क दिया था, भाई गृह मंत्री जी को दिया था, या अपने किसी जब नॉर्मल होम मिनिस्टर्स हो गए या डिफेंस मिनिस्टर्स हो गए, उनको जब पावर कंट्रीब्यूट किया, भाई ठीक है तुम्हें यह काम करना होगा, ठीक है। अब वहां पे काम तो कर दिया गया, अब सोचिए दिया गया टास्क अगर टाइम ना हो पाए तो क्या होगा, जिस बंदे को रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली थी और उस काम को करने की अथॉरिटी, अथॉरिटी मतलब होता है बच्चा पावर टू टेक डिसीजन। क्या होता है, डिसीजन मतलब लेने की पावर आपको मिल जाती है अथॉरिटी में। अथॉरिटी भी आ गई आपके पास, क्या आ गई, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आपके पास आ गई। तीसरी चीज क्या आती है, अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी मतलब क्या होता है, जवाबदेही तय करना। अब सर की याद रखिएगा, अकाउंटेबिलिटी बच्चा तब जनरेट होता है जब आपके पास क्या होता है, जब नॉन कंप्लीशन ऑफ वर्क आपके पास आता है। समझिएगा, एक छोटे पॉइंट समझिएगा यहां पे कि जो अथॉरिटी होती है, क्या होती है, अथॉरिटी। अथॉरिटी बच्चा मतलब होता है जहां पे होता है पावर
टू टेक एज अ डिसीजन, क्या, जहां पे डिसीजन लेने की आपके पास पावर आती हो। एक ही काम हो गया। दूसरा क्या करता है बच्चा, एज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब ये रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होता है, देखो रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब होता है जो असाइन अ टास्क, जो हमको जो टास्क मिला हुआ है ना। और जो तीसरा जो इंपॉर्टेंट बच्चा होता है वो क्या होता है, वो होता है सर अकाउंटेबल। अकाउंटेबिलिटी मतलब क्या होता है, अकाउंटेबल मतलब होता है जहां पे आपके पास जब नॉन कंप्लीट, ठीक है, नॉन कंप्लीट वर्क हो, मतलब तरीके से जब आपका वर्क कंप्लीट नहीं होगा ना, नॉन कंप्लीशन ऑफ वर्क होगा, तो वहां पे क्या अकाउंटेबल, आपके अकाउंटेबल जवाबदेही तय हो जाएगी। जवाबदेही आपकी बच्चा वहां पे नहीं बनेगी जहां पे आपने टास्क कंप्लीट कर लिया, जवाबदेही वहां पे बनेगी जहां पे जो टास्क आपको प्रोवाइड किया गया था वो टास्क को आपने ऑन टाइमिंग प्रेजेंट करके नहीं दिया या अवेलेबल नहीं कराया, अपने सुपीरियर को नहीं दिया। सुपीरियर ने आपको एक रिपोर्ट बनाने के दिया था, भाई मुझे एक एनालिसिस रिपोर्ट बना के दो जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन में जितने सारे एम्प्लॉय काम करते हैं उसमें कौन कौन से एम्प्लॉय इफेक्टिव हैं, एफिशिएंट हैं, किनको निकालना है, किनको रखना है, किनको प्रमोट करना है, किनको ट्रांसफर करना है। एक पूरी रिपोर्ट मांग ली अपने सबऑर्डिनेट से। जो सबऑर्डिनेट वाले भाई साहब थे वो पूरा प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर पाए, रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई और रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए कुछ उनको पावर भी दी गई थी, मतलब अथॉरिटी भी दिया गया था डिसीजन लेने के लिए, प्लस क्या किया गया था, टास्क उनको असाइन किया गया था। अब अकाउंटेबल भी दिया गया, भाई अगर काम कंप्लीट नहीं होगा, अब वो जो मैनेजर के नीचे जो काम करने वाला बंदा जिसको जो टास्क दिया गया था वो ऑन टाइमिंग पे आपको वर्क कंप्लीट करके नहीं दिया, वो क्या हो गया, वो नॉन कंप्लीशन ऑफ वर्क में चला जाएगा, उसको बोला जाएगा अकाउंटेबल। तो वहां पर आपकी जवाबदेही तय हो जाएगी। तो अकाउंटेबल को बच्चा हम लोग बोलते हैं या आंसरेबल भी कहते हैं। क्या कहते हैं उसको, बोलते हैं सर आंसरेबल भी करना बोलते हैं, ठीक है, आंसरेबल भी यहां पे आ जाती है। तो बस यही समझिएगा कि फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है जहां पे एज अ किसी पर्टिकुलर गोल को, ऑर्गेनाइजेशन के किसी पर्टिकुलर गोल को अचीव करने के लिए तैयार किया जाता है, जहां पे रूल्स, रेगुलेशंस, पॉलिसीज, प्रोसीजर्स, ठीक है, मेथड्स, बजट, हर चीज को प्रॉपर तरीके से विद डिसिप्लिन फॉलो किया जाता है। एक प्रॉपर स्केलर चेन होता है जहां पे भाई कौन बंदा किससे रिपोर्ट करेगा सब ऑलरेडी डिजाइन होता है, ठीक है। तो सिस्टमैटिकली कोऑर्डिनेशन होगा अमंग एक्टिविटीज के बीच में। इसमें समझिएगा क्या होगा, इसमें बच्चा आपको एक चीज क्लियर रहेगी, जॉब डिस्क्रिप्शन, कौन किस पोस्ट पे काम कर रहा है, किसे कर रहा है, उसको फोकस किया जाएगा। एक हायरार्की रहेगी अथॉरिटीज की कि भाई कौन हमारा बंदा बॉस होगा, कौन उसके नीचे का बॉस होगा, कौन उसके नीचे बॉस होगा या कौन उसके ऊपर बॉस होगा। मैं एक कंपनी का इंप्लॉय हूं, मेरे ऊपर मेरा एक बॉस होगा, मेरा प्रोडक्शन मैनेजर बैठा होगा, प्रोडक्शन मैनेजर का बॉस होगा जनरल मैनेजर, जनरल मैनेजर का बॉस होगा एरिया मैनेजर, एरिया मैनेजर का बॉस होगा, और हो सकता है उसके ऊपर का बंदा जो ब्रांच मैनेजर बैठा होगा उसके ऊपर का बंदा कोई दूसरा बंदा बॉस बैठा होगा। तो एक तरीके से आपने पढ़ा था ना मैनेजमेंट का लेवल्स के बारे में, तो लोअर से लेकर के आपको टॉप लेवल तक जाना होगा। तो ये पूरी चीजें ऑलरेडी इसमें क्या होती हैं, प्रॉपर तरीके डिजाइन होती हैं, ठीक है, जहां पॉलिसीज फोकस की जाएगी। और मेन फोकस किस पे होता है बच्चा, ऑन प्रोडक्टिविटी पे। किस पे फोकस होता है, प्रोडक्टिविटी पे फोकस किया जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब समझिएगा इससे कुछ फीचर्स के बारे में समझिए। फीचर्स क्या कहता है सर, डेलिबरेटली क्रिएटेड, मतलब जानबूझ करके तैयार किया गया है। क्या किया गया है, ऐसा प्रॉपर तरीके से ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक तरीके जानबूझ करके तैयार किए जाने वाला ये पूरा का पूरा क्या है, एक प्रोसीजर कंपनी के लिए काम करता है। देखिए समझने की पहले कोशिश करिएगा, डेलिबरेटली मतलब क्या, जानबूझ के क्यों किया गया। भाई सोचो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हमारा सुपीरियर बैठा हुआ है, सबऑर्डिनेट भी हमारे कंपनी में काम कर रहे हैं। अगर सबऑर्डिनेट के लिए अगर इनको ज्यादा बिल्कुल फ्री कर दिया जाए, बिल्कुल तरीके से उनको एकदम फ्रीडम दे दी जाए कि भाई ठीक है तुम अपने मन से काम करो, तो भाई कोई भी इंप्लॉय आपकी कंपनी में काम क्यों करना चाहेगा। वो आराम से अपने मन से ताव से उठेगा 10-11 बजे सुबह, आराम से आपकी कंपनी में आएगा, 2 घंटा 3 घंटा जॉब करेगा, अरे सर मुझे कुछ इमरजेंसी काम है मैं जा रहा हूँ, वो बंदा खोल के निकल जाएगा। लेकिन अगर आपने वहां पे काम करने के लिए उनके एब्सेंसी के लिए प्रॉपर तरीके से एक स्ट्रक्चर क्रिएट कर लिया, भैया तुम्हें अपने बॉस के अंडर में काम करना होगा, तुम उनसे आर्ग्यूमेंट नहीं कर सकते, करो अगर चीजें ठीक है या उसकी गलती तो वहां पे आर्ग्यूमेंट थोड़ा सा कर सकते हो, लेकिन आर्ग्यूमेंट फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर नहीं होता, ठीक है। आप उनसे बात करो, अपने रोल डिसाइड करो, अपने वर्क डिसाइड करो, कवर अप करो, हर चीजों को प्रॉपर तरीके से फोकस करो। तो डेलिबरेटली डिजाइन मतलब क्या होता है बच्चा, जिसको जानबूझ करके तैयार किया गया है। किससे किया गया है, ऐसा जानबूझ करके, ठीक है, समझिएगा क्या, पूरा समझिएगा इसको अच्छे तरीके से बच्चा, जिसको क्या किया गया है, एज अ जानबूझ कर तैयार किया गया है। तो जब जानबूझ करके तैयार करने का मतलब ये हो जाता है सीधा सा फंडा कि किसी भी कंपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर में कि सर वहां पे काम तो करना होगा हमें, ठीक है, ये बूझ कर थोड़ा सा गलत लिखा जा रहा है ना। तो जानबूझ करके मतलब क्या हो गया, एज अ फोकस तरीके से फोकस किया, मतलब एक तरीके से अटेम्प्ट किया जाता है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर में कि डेलिबरेटली मतलब ये हो गया भाई कि एक ऐसा स्ट्रक्चर को नॉर्मली क्रिएट करना है जहां पे रूल्स रेगुलेशन फॉलो प्रोसीजर सबको प्रॉपर तरीके से क्या किया जाए,
कवर अप किया जाए। अगला होता है बच्चा गोल ओरिएंटेड। अच्छा, ये गोल ओरिएंटेड क्या होता है? आपको पता है कि मैनेजमेंट के जितने भी सारे फंक्शंस हैं, चाहे वो प्लानिंग हो, चाहे वो ऑर्गेनाइजिंग हो, चाहे आने वाले और भी कई तरह के जो फंक्शंस होंगे, जैसे स्टाफिंग होगा, डायरेक्टिंग होगा, कंट्रोलिंग होंगे, तो बच्चा इनके स्ट्रक्चर की जितने भी अंडर में चीजें आती हैं इन फंक्शंस के अंडर में, सब कुछ ऑलरेडी क्या होता है? गोल ओरिएंटेड होता है। मतलब किसी भी पर्टिकुलर किसी भी डिजाइन को, किसी स्ट्रक्चर को अगर प्रिपेयर किया गया है तो उसके पीछे उनका एक ही मतलब क्या है? उस गोल को अचीव करना। अगला क्या होता है? डिफाइंड रिलेशनशिप। बच्चा आपको नहीं, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर में एक चीजें बिल्कुल क्लियर रहेंगी, डिफाइंड रिलेशनशिप। ये क्या होता है सर? सुपीरियर कौन है, सबऑर्डिनेट कौन है, हु विल रिपोर्ट टू हुम, कौन बंदा किससे ऑर्डर लेगा, कौन किसको अकाउंटेबल होगा, वो हर चीजें प्रॉपर तरीके से क्या होती हैं? डिजाइंड होती हैं। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन अंदर प्रॉपर तरीके से ये प्रॉपर डिजाइन होती हैं। अगला होता है बेस्ड ऑन रूल्स एंड प्रोसीजर। जी हाँ, यहाँ पे अभी मैंने आपको बताया ना कि क्या है, कंपनियां जो यहाँ पे बचा वो किस पे बेसिस करती हैं? वो कंपनी के बनाए गए रूल्स एंड रेगुलेशंस के ऊपर ज्यादा फोकस करती हैं। किस पे करती हैं? रेगुलेशंस के ऊपर, इस पे ज्यादा काम करेंगी वो। अगर रूल्स नहीं है, रेगुलेशंस नहीं, तो भाई तरीके से ऑर्गेनाइजेशन का कोई स्ट्रक्चर वहां पे ऑलरेडी डेवलप है ही नहीं। पहली बात तो ये समझिएगा। तो यहां पे प्रॉपर तरीके से एक रूल को फॉलो किया जाता है और एक प्रोसीजर को फॉलो किया जाता है। अगला क्या होता है बच्चा? इम्पर्सनल। समझिएगा, देखिए इम्पर्सनल एक तरीके से ऐसी एक्टिविटी मान सकते हैं भाई किसी भी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशंस के लिए कि अपने गोल को कैसे प्रॉपर तरीके से अचीव करना। मतलब यहाँ पे कोई आपके पर्सनल बिलोंगिंग नीड्स या यहाँ पे कोई आपकी कोई दोस्ती आ रही है, आपकी चीजें, वो यहाँ पे चीजें एक्टिव नहीं होंगी। यहाँ पे सर बस एक ही चीज एक्टिव होगी, कंपनी के रूल्स, कंपनी के रेगुलेशंस, कंपनी की पॉलिसीज, कंपनी के प्रोसीजर्स। बस आप मेरे दोस्त हो, काम कर देना, ऐसे हो जाएगा, वैसे हो जाएगा, मेरा काम तुम कर दो, ये चीजें यहाँ पे नहीं चलेंगी। यहाँ पे कोई इम्पर्सनल चीजें, यहाँ पे एक्टिविटी वहाँ पे क्रिएट नहीं होने वाली हैं। एक चीज अच्छे से फोकस कर लीजिएगा। एंड लास्ट पॉइंट क्या कहता है? कम्युनिकेशन थ्रू एज ए स्केलर चेन। यहाँ बता जो भी चीजें फॉलो होंगी वो क्या होगा? एक स्केलर चेन के थ्रू होगा। ए अपने बॉस बी को बताएगा, फिर बी अपने बात को सी तक लेके जाएगा, सी जो होगा वो अपनी बात एज डी तक लेके पहुंचाएगा, डी होगा वो अपनी बात ई तक लेके पहुंचाएगा। फिर अगर कोई बात ये कम्युनिकेशन करना होगा वापस, अगर ये हमारा बॉस बन के बैठा हुआ है तो ये जो बॉस होगा, और एक तरीके से मान लीजिए ये हमारा कोई एक एम्प्लॉय हो गया, ठीक है, तो फिर ये वापस अपनी कोई डिसीजन होगा तो वो डी को बताएंगे, फिर डी होगा वो सी को बताएगा, सी बी को बताएगा, फिर वो बात ए तक निकल के आएगी। मतलब यहां पे जो भी कम्युनिकेशन चलेंगे वो किसके बीच में चलेंगे? स्केलर चेन को फॉलो करेंगे। वो अलग बात है कि इन द केस ऑफ इमरजेंसी ए डायरेक्टली कॉन्टेक्टेड विथ ई, वो ए डायरेक्टली ई से कॉन्टेक्ट कर सकता है अगर चाहे तो। ठीक है, चलिए ये इतना क्लियर हो गया, आगे बढ़ते हैं बच्चा। एडवांटेजेस क्या है? आपको पता है कि फीचर से ही रिलेटेड एडवांटेजेस होते हैं, है ना। एडवांटेज मतलब उनकी अच्छाइयों के बारे में पढ़े भाई, जो उनके फीचर्स थे वही उनकी अच्छाइयां हैं। ठीक है, अब डिसएडवांटेज थोड़ा सा अलग डिफरेंट होता है। पहला कहता है सिस्टमैटिकली फंक्शनिंग। सोचिए कि जिस भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर प्रॉपर तरीके से रूल्स को, रेगुलेशंस को, प्रोसीजर्स को, बजट को, प्रोग्राम को फॉलो किया जाता है, तो वहां पे ऑलरेडी क्या होता है? एक सिस्टमैटिकली फंक्शन ऑलरेडी वहां पे क्या होती है? क्रिएट होती है। दूसरा क्या कहता है सर? क्लैरिटी ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज। भाई सोचो कि एक तरीके से बंदा यहां बैठा हुआ है ए, ठीक है, इसका बॉस ऑलरेडी यहां पे बैठा हुआ है, तो एक क्या कर रहा है? किसके अंडर में काम कर रहा है? ए काम कर रहा है एज अ सी के अंडर में। तो सी ऑलरेडी क्या होगा? ये इसका बॉस देखिए ये बी है। मतलब यहां मान लीजिए कोई बंदा, मान लीजिए कौन हो गया इसको वाई मान लेते हैं, तो जो वाई है वो कंपनी का बॉस है, लेकिन ए का जो बॉस है वो कौन है? इस तरीके सी है, और मान लीजिए एक और बॉस है। तो अब यहां पे देखा तो ये जो सी है ये मान लीजिए एक तरीके से कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का बॉस होता है। किसका बॉस होता है? प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का। और उसे मान लीजिए कि यहां पे भी एक बॉस और बैठा हुआ है जो सेल डिपार्टमेंट का है। किसका है? मान लीजिए सेल्स डिपार्टमेंट का एक बंदा बैठा हुआ है जिसका नाम एक तरीके से मान लीजिए बी होगा। अब जैसे कि ए, आपको पता है कि ए हमारी ऑर्गेनाइजेशन में क्या है? एक तरीके से एम्प्लॉय है। तो एम्प्लॉय के लिए उस ऑर्गेनाइजेशन में जो सी होगा ये भी उसका बॉस है, जो बी है वो भी उसका बॉस है। लेकिन जो ए जो एम्प्लॉय है वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में काम करता है। किसमें वर्क करता है? इसमें कंडक्ट कर लीजिएगा यहाँ पे इस तरीके से कि सर वो जो वर्क करता है वो कहाँ काम करता है? वो काम करता है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में। तो इस लिहाज से, इस वैल्यू से जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में ई काम करेगा तो ए का बॉस कौन होगा? सी होगा। ठीक है, बी सेल डिपार्टमेंट का बॉस है, तो बी के एम्प्लॉइज होंगे वो सेल डिपार्टमेंट से क्या करेंगे? अकाउंटेबल होंगे, उनसे रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेंगे। तो यही कह रहा है कि सर यहाँ पे क्लैरिटी होती है रिस्पॉन्सिबिलिटी, कौन किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, कौन किससे अकाउंटेबल होगा, सब कुछ ऑलरेडी पहले से मेंशन होता है, क्लैरिटी होती है। तीसरा होता है नो ओवरलैपिंग ऑफ वर्क। ऑलरेडी सर यहाँ पे सब कुछ पहले से ही डिजाइंड होते हैं, वेल डिजाइंड होते हैं, कौन किस तरीके से काम करेगा, किसके अंडर में वर्क कर रहा है। इससे क्या डुप्लीकेशन के वर्क होने के चांसेस नहीं होते, कंफ्यूजन नहीं होते, केओस क्रिएट नहीं होता। ये चीजें सबसे बेस्ट होती हैं आपके फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर का, सबसे ये बेस्ट पार्ट है।
क्या कि सर यहाँ पे कोई भी डुप्लीकेशंस नहीं होते। क्या होते हैं यहाँ पे? किसी भी तरीके का कोई डुप्लीकेशंस पहली बात तो नहीं होने वाला। कोई कंपनी के अंदर जो क्योस होगा वो नहीं होने वाला। जो कोई भी किसी कंपनी के अंदर जो कंफ्यूजन्स है वो क्रिएट नहीं होने वाले। एक तरीके से ये पूरा का पूरा जो वर्क होता है वो कंपनी के अंदर इस जगह पे डिफाइन किया जाता है। क्लियर है? अगला क्या होता है बच्चा? इफेक्टिव अचीवमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव। भाई जितने तरीके से हमने फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन को डेवलप किया है उसके पीछे बस एक ही मकसद, क्या कि अपने ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को प्रॉपर तरीके से अचीव करना है। वो जैसे भी कर ले वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है। तो वो भी क्या होगा? इफेक्टिवली मैनेज तभी हो पाएगा जब फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन वहां पे क्या होगा? क्रिएट होगा। यूनिटी ऑफ कमांड, भाई सीधी सी बात है, क्या होगा? सारे सबऑर्डिनेट्स के लिए उनका एक बॉस होगा। क्या होगा? एक बॉस होगा जो क्या करेगा? इनको गाइडलाइंस प्रोवाइड करेगा, जो इनको इंस्ट्रक्शन देगा वो प्रॉपर तरीके से यूनिटी ऑफ कमांड ऑलरेडी फॉलो होगा। यूनिटी ऑफ, आपके खास देखा होगा, पता होगा, ठीक है, यूनिटी ऑफ कमांड हो गया, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन हो गया। तो यूनिटी ऑफ डायरेक्शन में बच्चा वहां पे वन हेड वन प्लान होता है, लेकिन यूनिटी ऑफ कमांड मतलब होता है कि जितने भी सारे सबऑर्डिनेट्स हमारी ऑर्गेनाइजेशन अंदर वर्क कर रहे हैं उनका एक बॉस होता है। तो मुझे पता होना है सर मैं सेल डिपार्टमेंट में काम कर रहा हूं तो मेरा बॉस कौन है, मुझे पता है सर मैं परचेज डिपार्टमेंट में काम कर रहा हूं मेरा बॉस कौन है। जैसे आप स्कूल में रहते हो ना, आप स्कूल में रहते हो, अब आपकी जो गैलरी में कभी कभी साइंस के टीचर आते होंगे, गैलरी मतलब आपके कभी कभी क्लासेस में भी आते होंगे, तो जगह वो टीचर आते हैं तो आप ऑलरेडी खड़े भी तो हो जाते होगे। भाई एक रिस्पेक्ट होती है, भाई कोई टीचर सर आया तो क्लास में खड़े हो गए, आप उनको आइडेंटिफाई भी तो करते हो कि हाँ भाई ये म्यूजिक टीचर है, ये फिजिक्स टीचर है, ये केमिस्ट्री टीचर है, ये मैथ टीचर है, ये हमारे। और जब क्लास टीचर आएंगे तो उससे आपके थोड़ा जो रिलेशन और ज्यादा अच्छे बन जाते हैं। क्यों? क्योंकि फैमिलियर हैं आप ना, वो डेली आपका अटेंडेंस लेते हैं, फिर आपके बारे में हालचाल लेते हैं, फिर कभी आप अटेंडेंस ना स्कूल नहीं आ पाएंगे फिर आप घर पे आके कंप्लेन भी करते हैं। तो एक तरीके देखा जाए तो धीरे आपका एक फ्रेंडली बिहेवियर, जो फ्रेंडली रिलेशनशिप स्टैब्लिश हो जाता है ना। तो वहां पे भी क्या कहा जाता है, तो लेकिन जब अकाउंटेबल होंगे और जब आपको जो टास्क मिलेगा वो मैथ वाले केमिस्ट्री वाले तो नहीं देंगे ना, क्योंकि वो तो साइंस फैकल्टीज के हैं, वो दूसरों के लिए टीचर हैं। लेकिन वो टीचर आपको तो आप उनको रिस्पेक्ट दोगे, लेकिन उनसे किसी तरीके के वर्क असाइन नहीं लोगे। ठीक है, मतलब वर्क असाइन मतलब कि रिलेटेड टू सब्जेक्टेड, ये नहीं मतलब सब फंक्शन चल रहा है, एनुअल फंक्शन है, ये प्रोग्राम है, उसमें वो बॉस बने हो तो उनके फिर आपको बात को तो फॉलो करना पड़ेगा। फिर वहां पे वो साइंस टीचर नहीं है, फिर वहां पे वो आपका बॉस हो जाएगा छोटे से फंक्शन को ऑर्गेनाइज करने के लिए। भाई मान लीजिए कि आपके स्पोर्ट डे चल रहा है, तो एक फिजिक्स के कोई टीचर हो गया या केमिस्ट्री टीचर हो गया, तो प्रिंसिपल सर ने या प्रिंसिपल मैम ने उनको ही अपना जॉब दे दिया, भाई काम करो, तुम्हें ये पूरा का पूरा काम कराना अच्छे तरीके से स्पोर्ट डे में। तो अब वहां पे वो फिजिक्स टीचर नहीं रहे, जॉब रोल के हिसाब से वो फिजिक्स टीचर हैं, लेकिन अब स्पोर्ट डे कराना होगा तो स्पोर्ट डे फंक्शंस के लिए ऑलरेडी कई टीम सेट करनी पड़ेंगी, तो फिर अब सर आपका बॉस वहां पे वो हो जाएगा, क्लास टीचर अपनी जगह पे। लेकिन सोचिए यहाँ पे बस कहने का मतलब है कि सर मान लीजिए मैं अपने क्लास में हूं तो मैं अपने क्लास टीचर की बात मानूंगा ना, मैं अपने सब्जेक्ट टीचर की बात मानूंगा। तो इससे क्या होगा कि इसमें ऑलरेडी क्लैरिटी होती है, ठीक, ओवरलैपिंग्स नहीं होंगे, प्लस यूनिटी ऑफ कमांड ऑलरेडी फॉलो होता है। अगला क्या होता है बच्चा, स्टेबिलिटी बनी रहती है। अगर कोई बंदा रूल्स रेगुलेशंस पॉलिसीज प्रोसीजर फॉलो करता रहे और प्रॉपर तरीके से सब चीजें क्लैरिफाई रहे, क्लैरिफिकेशन रहे, तो वहां पे किसी भी तरीके क्या होती है, एक तरीके देखा जाए तो स्टेबिलिटी ऑलरेडी मेंशन रहती है। चलिए आगे बढ़े, फिर चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बच्चा ये देखिए, जिनकी अच्छाइयां हैं उनकी क्या है, बुराइयां भी हैं। तो पहला क्या करता है सर, प्रोसीजरल डिलेज। भाई तो हम लोगों ने सर स्केलर चेन में भी पढ़ा था, याद है ना। स्केलर चेन वाले भैया जी क्या करते हैं सर कि अगर बहुत ज्यादा प्रोसेस को फॉलो अप करेंगे, किसको, बहुत ज्यादा अगर आप प्रोसेस को फॉलो करेंगे तो ना घर के रहेंगे ना घाट के रहेंगे। क्यों? इसमें सर डिले बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि इसमें जो डिले होती है, किसमें, डिले इन कम्युनिकेशन। आपकी जो कम्युनिकेशन होती है बच्चा उसमें बहुत ज्यादा डिलेज होते हैं। आई बस में एक तरीके से डिले बहुत ज्यादा हो जाता है। तो ये एक तरीके से कंपनी के लिए डीमेरिट काम जाता है। भाई सोचो, अब मैं अपने बॉस को बोलूंगा, फिर वो अपने बॉस को, फिर वो अपने बॉस को, फिर वो अपने बॉस को, फिर वहां से बात निकल के आएगी, फिर वो बंदा अपने बॉस को बताएगा, मेरे तक बात आएगी। तो सर मैंने पूछा तो आपसे बहुत पहले था, आप बता मुझे आज रहे, तो जिस समय मुझे उसकी रिक्वायरमेंट थी उस समय आपने मुझे बताया नहीं। तो ऑलरेडी फॉर्मल स्ट्रक्चर में क्या होता है, बहुत ज्यादा डिसिप्लिन को फॉलो करना पड़ता है, स्केलर चेन को फॉलो करना पड़ता है कम्युनिकेशन के लिए। तो ये थोड़ा सा इसमें डिले आ जाती है। दूसरा कहता है बच्चा, इग्नोर किया जाता है यहाँ पे सोशल नीड। मतलब सर यहाँ पे आप किसी तरीके का कोई दोस्ती यारी नहीं कर सकते, ठीक है। फ्रेंडशिप ऑलरेडी यहाँ पे क्या होता है, डीले की कर दी जाती है भाई, क्योंकि यहाँ पे कोई आप भाईचारा निभाए थोड़ी ना है, आप यहाँ पे कोई अपनी दोस्ती यारी, कोई परिवार का रिश्ता तय करने थोड़ी ना पाए हैं, ऑलरेडी कंपनी के लिए काम करना है। तो यहाँ पे क्या किया जाता है, जो फोकस किया जाता है सारे काम पे, बस केवल और केवल खाली किस पे किया जाता है, ओनली ऑन वर्क पे। मतलब इसमें आपका जो एक क्या कहते हैं उसको, आपका जो यहाँ पे एक जो टीम मैनेजमेंट होता है ना भाई, कि ठीक दोस्ती यारी हो गई, संग में लंच शेयर करना, टिफिन शेयर करना, वो चीज़ थोड़ा यहाँ पे फॉर्मल वाले में होता है, लेकिन बहुत कम लेवल पे होता है, ठीक है।
ये डिसएडवांटेज है। लैक ऑफ इनिशिएटिव्स, यहाँ पे क्या होता है भाई, आप ऑलरेडी क्या होते हैं, किसी भी कंपनी के एक ब्लाइंड फॉलोअर होते हैं। क्या होते हैं, आप कंपनी के लिए एक तरीके से ब्लाइंड फॉलोअर है, मतलब आपको ऑलरेडी प्लान बना बनाया मिला हुआ है, ठीक है। तो इसमें आप अपने तरीके से कोई भी अपना कोई आइडिया, स्किल, नॉलेज, ठीक है, या प्रोफेशंस या अपना एक्सपीरियंस आपको शेयर करने के लिए नहीं मिलता है। यहां पे आपको कोई भी तरीके का आपको इनिशिएटिव लेने नहीं दिया जाएगा। बॉस ने कह दिया भैया आज सूरज नहीं है चंद्रमा है, तो मान लीजिए कि हाँ सर चंद्रमा है, क्यों, पैसा वही देने वाला है सर। तो बहुत ज़्यादा थोड़ा सा टेढ़ियाएंगे ना, थोड़ा सा एनएथिकल बिहेवियर करेंगे तो सर बोलेगा भैया काम करिए, वो देखिए दूर में क्या है, बड़ा सा गेट दिखाई दे रहा है, हाथ से दिखाई दे रहा है, बस निकल जाइए, फिर सर कहानी खत्म हो जाएगी। तो ऐसा नहीं करना होगा। क्या करना होगा, तो प्रॉपर तरीके जो भी कहें, जिस तरीके से कहें, ब्लाइंड फॉलोअर मतलब यहाँ पे आपके कोई आइडिया, स्किल और नॉलेज की बहुत ज़्यादा यहाँ पे इंपॉर्टेंस नहीं होती है, तो इनिशिएटिव बिल्कुल लैक हो जाती है। अगला होता है सर रिजिड नेचर का होता है। भाई कोई चीज़ चेंज तो होंगी नहीं, पहली सी बात है। रिजिड नेचर का होना मतलब जिसमें कोई चेंजेस ना आने पाए। आपने प्लानिंग भी पढ़ा था कि भाई एक बार अगर प्लान इंप्लीमेंट हो गया तो दोबारा ऐसी सिचुएशन में नहीं आता कि वो उसको क्या किया जाए, प्रॉपर तरीके से चेंज किया जा सके। इसलिए रिजिड नेचर का होना मतलब बिल्कुल कड़क नेचर का होना, जिसमें चेंजेस की पॉसिबिलिटीज बहुत कम होती है। एक बार जॉब रोल, जॉब डिस्क्रिप्शंस, आपकी वैल्यूज, अथॉरिटीज सब क्लियर हो गई तो उसमें फिर किसी तरीके का कोई चेंजेस नहीं आ पाता है। चलिए ये तो क्लियर हो गया बच्चा फॉर्मल के बारे में। आइए इनफॉर्मल के बारे में। अब भाई देखो इनफॉर्मल क्या कहता है। इनफॉर्मल वाले भैया सब कहते हैं सर कि वही चीजें जो आपने फॉर्मल में की है ना, उसका बिल्कुल अपोजिट इनफॉर्मल में आ जाइए। सर वहां पे आप दोस्ती यारी नहीं कर सकते रहे, यहाँ आइए सर आपका स्वागत है, हम आपके दोस्त, हम आपके दोस्त, एक साथ लंच शेयर करेंगे, एक साथ टिफिन शेयर करेंगे, एक साथ कॉफी पीने जाएंगे, एक साथ कॉफी पियेंगे, चाय पियेंगे, या थोड़ा सा सर जो भी कॉर्पोरेट सेक्टर में तो बड़े बड़े लोग पता नहीं क्या क्या करते हैं भगवान जाने, ठीक है। तो वो सब चीजें ऑलरेडी डेवलप की जाती है। तो इनफॉर्मल स्ट्रक्चर यहाँ पे बहुत सारी चीजें करने का मतलब इन द सेंस बस खाली क्या है, तरीके से वो अल्कोहल पीना हो गया या ऐसी चीजें, फिलहाल वो चीज़ अवेलेबल यहाँ पे नहीं हो पाती हैं, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा देखना पड़ेगा तो समझिएगा। तो ये जो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर होता है ऑलरेडी फॉर्मल का बिल्कुल उल्टा होता है। जैसे इसमें कोई रूल्स हो गए, रेगुलेशंस हो गए, पॉलिसीज हो गए, इन कॉर्पोरेट सेक्टर्स हो गए, तो एक तरीके से पूरा इसको फॉलो अप किया जाता है, ठीक है। मतलब फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का बिल्कुल अपोजिट जो होता है वो हमारा क्या होता है, इनफॉर्मल हो जाता है। इनफॉर्मल का बस इन खाली कहने का सेंस खाली ये हो गया सर कि जो चीजें फॉर्मल में रिस्ट्रिक्टेड थी वो इनफॉर्मल में एक्सेप्टेड है, एक्सेप्टेबल है। कैसे समझिएगा, कह रहा है सर कि इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन एक ऐसा नेटवर्क है हमारे सोशल रिलेशनशिप का जो अराइजेस करता है स्पॉन्टेनियसली फ्रॉम एम्प्लॉइज इंटरेक्शन। इसमें एम्प्लॉय इंटरेक्शन सबसे ज्यादा होते हैं, एक फॉर्मल स्ट्रक्चर से निकल के आता है। इट इज नॉट प्लान बाय मैनेजमेंट, ये मैनेजमेंट इसको प्लान नहीं करता है, पहली बात समझिएगा। एंड इज बेस्ड ऑन द पर्सनल फ्रेंडशिप एंड कॉमन इंटरेस्ट। ये ऑलरेडी किस पे बेस्ड है, आपकी पर्सनल फ्रेंडशिप के ऊपर डिपेंड करता है, आपकी जो एक कॉमन इंटरेस्ट उसके ऊपर फोकस करता है। जिसका मतलब होता है सर स्ट्रक्चर इज फ्लेक्सिबल। स्ट्रक्चर क्या होते हैं, फ्लेक्सिबल्स होते हैं, ठीक है। एंड इट यूजेस अनऑफिशियल कम्युनिकेशन चैनल होते हैं। एक तरीके पे अनऑफिशियल क्या होगा, कम्युनिकेशन चैनल ऑलरेडी यहाँ पे चैनल क्रिएट हो जाता है। यहाँ पे कोई ऑफिशियल स्ट्रक्चर रूल्स रेगुलेशन फॉलो करो, तुम्हारा बॉस है कौन है ये, ना 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 भैया, यहाँ पे ऐसा कोई एक्टिविटी नहीं है। फीचर्स क्या करते हैं, जैसे इसमें ऑलरेडी खुद से बनाया गया एक तरीके से ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, वो जानबूझ के तैयार किया गया था, ये ऑलरेडी अपने आप तैयार हो जाता है। क्योंकि भाई फ्रेंडशिप है, किसी से भी हो सकती है, लव है, इफेक्शंस है, सोशल स्टेटस है, वो चीज़ें ऑलरेडी अपने आप डेवलप हो जाती हैं। सोशल रिलेशनशिप हो गए, पर्सनल अथॉरिटीज आपको खुद मिल जाती है, एक आप फ्लूइड आपका स्ट्रक्चर ऑलरेडी क्रिएट होता है, जिसमें क्या होता है ये सारे काम गोल्स और रूल्स के तरीके से काम तो होते हैं, लेकिन इसमें काम करने का जो थोड़ा तरीका होता है वो एथिकल ही होता है। लेकिन बस इसमें थोड़ा सा सोसाइटल बेनिफिट्स को ज्यादा फोकस किया जाता है। किसको, जो आपके सोसाइटल बेनिफिट्स होते हैं ना, इस पे ज्यादा से ज्यादा फोकस किया जाता है ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से। यही हमारे कंपनी का क्या कहलाता है, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन कहलाता है। क्लियर हो गई बात, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर क्या कहता है भाई, समझो इसके कुछ पहले समझो। ऑरिजिन ऑलरेडी क्या होती है बच्चा, समझिएगा। पहली बात जो इनफॉर्मल होती है ये डेलिबरेटली नहीं होती, ऑलरेडी क्या होता है, ऑलरेडी ऑटोमेटिकली ऑलरेडी ये स्ट्रक्चर क्रिएट हो जाता है। क्या हो जाता है, तो ऑटोमेटिकली ये ऑलरेडी जो हमारा स्ट्रक्चर होता है वो डेवलप हो जाता है। तो इसको बनाने के लिए बहुत ज़्यादा किसी रूल्स रेगुलेशंस या किसी टर्म्स कंडीशन को फॉलो किया गया है, ऐसा इसमें नहीं हो पाता। एक तो आप चीजें पहले बात समझ लीजिए, ठीक है। चलिए अब दूसरा समझ में बात आइए, क्या कहता है भाई, सोशल रिलेशनशिप को बहुत ज्यादा फोकस किया जाता है। हाँ भैया, यहाँ पे सोसाइटल का जो रिलेशनशिप होता है उसको बहुत ज्यादा फोकस किया जाता है, बहुत ज्यादा डेवलप किया जाता है, उसके बिना ये बिल्कुल जीरो है। अगला है कम्युनिकेशन, बिल्कुल इनफॉर्मल तरीके से होगा, ठीक है। इनफॉर्मल मतलब ये हो गया सर जहाँ पे आप फॉर्मल कैटेगरी वाली चीजों को फॉलो नहीं कर रहे हैं,
ठीक है। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन स्ट्रक्चर हमारा ऑलरेडी क्रिएट हो जाता है, हम बॉस से जाके मिल पा रहे हैं, बॉस हमसे मिल पा रहे हैं, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा किसी रूल्स रेगुलेशन को फॉलो नहीं करना होगा। तो यहाँ पे बहुत सारे टर्म कंडीशंस भी नहीं है, आने जाने का ऑलरेडी यहाँ पे कोई टाइम डिसाइडेड नहीं है, जिसका जो मन मर्जी आ रहा है काम कर रहा है, बस काम कंप्लीट होने से मतलब है। ऐसे मैनेजर का ऐसा ये सोचना था, जब जिसने भी तरह की स्ट्रक्चर डेवलप किया बनाया गया हुआ है, उनका मतलब सर कि फॉर्मल में कभी कभी क्या होता है ना, जो अथॉरिटी जो होती है, जो मतलब पावर जो बंदा लेने वाला जो टॉप लेवल होता है, वो बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करता है। इससे इंप्लॉइज जो होते हैं उनके ऊपर बहुत ज़्यादा एक मेंटली प्रेशर आ जाता है, तो वो बहुत ज़्यादा काम अपने घर को, अपने उस वर्क ऑफिस को अपने घर के जैसा नहीं समझते, फैमिली वहाँ पे डेवलपमेंट नहीं करते, फैमिलियर नहीं होते। तो इसमें क्या किया जाता है, इसमें एक चीज़ें ऑलरेडी एक तरीके से और क्रिएट की जाती है, जिसमें वो क्या क्रिएशन की जाती है कि जैसे भाई मान लीजिए कि एक तरीके से इनफॉर्मल में क्या करेंगे भाई, दोस्ती करेंगे, थोड़ी यारी होगी, थोड़ी सी अफेक्शंस बढ़ेंगे, थोड़ा सा फ्रेंडशिप होगी, थोड़ा सिचुएशनशिप आजकल बहुत ज़्यादा चल रहा है, रिलेशनशिप होगी, वो थोड़ी डेवलपमेंट हो जाती है। तो ये चीज़ थोड़ा सा एक फ्रेंडली बिहेवियर को डेवलप करता है। 4 दोस्त 10 दोस्त मिलकर कोई किसी का रोटी खींच रहा है, कोई किसी कुछ खा रहा है, कोई किसी पी रहा है, तो ये चीज़ें ऑलरेडी तरीके से इनफॉर्मल स्ट्रक्चर में देखने को मिलती हैं और इजिली तरीके से फॉर्मल से ज़्यादा अच्छे तरीके से काम इनफॉर्मल में होता है। लेकिन याद रखिएगा, जिसकी बहुत ज़्यादा अच्छाइयाँ होंगी तो उसकी कुछ ना कुछ बुराइयाँ भी होंगी। ठीक है, इनफॉर्मल देखने में सुनने में अच्छा तो लग रहा है, अरे सर कितना अच्छी बात तो है भाई, आने जाने का झंझट नहीं, जाने का नहीं, छुट्टियां मिल जाएंगी आपको बॉस आपको भेज देगा, हाँ भाई ठीक है जा कोई बात नहीं, जा छुट्टियां आराम कर ले, एंजॉय कर ले, ये कर ले वो कर ले, सब काम कर, बस मेरा काम कर दियो भाई, अब आराम से आप क्या करो, अब ऐसी ऑर्गेनाइजेशन का आप रात भर बैठ के भी काम कर सकते हो, नहीं भाई बॉस का मेरे ऊपर बहुत अच्छा खासा ट्रस्ट है तो हमें उस पर ज़्यादा फोकस करना होगा। ये सब चीज़ें एक तरीके से इनफॉर्मली ऑलरेडी जनरेटेड क्रिएटेड होती हैं। आप अपने छोटे टाइमिंग में स्कूल में फॉर्मल लेटर और इनफॉर्मल लेटर लिखवाया जाता होगा, ये कुछ उसी से रिलेटेड है। फॉर्मल टू द प्रिंसिपल है ना, आई एम सफरिंग फ्रॉम फीवर लास्ट 2 डेज, ऐसे कर करके कोई किसी को खत्म कर दे रहा है, कोई किसी को जिला दे रहा है, वो चीज़ें हो गई। इनफॉर्मल में सर वो ऐसी एक्टिविटी हमें ठीक है लिखना करना भाई, भेज दिया कर दिया, दोस्तों को कर दिया, ये सब चीज़ें इनफॉर्मल एक्टिविटीज़ में आती हैं। कोई किसी बंदे को इंस्टाग्राम पे फेसबुक फॉलो कर लिया, होते हैं भाई ऑलरेडी। समझिएगा कोई स्कूल कॉलेज जो है आप ही हो, आप किसी अच्छे टीचर से आप इंस्पायर हो गए, आप सोचते हो भाई कि ये टीचर ऑलरेडी हमारा बहुत अच्छा क्लास टीचर भी था, थोड़ा उससे और ज़्यादा इंटरली होना चाहते हो। इंटरव्यू मतलब होने का मतलब थोड़ा उनसे सजेशंस लेना चाहते हो, थोड़ा उनसे बातें करना चाहते हो, कम्युनिकेशन करना चाहते हो, फिर आप उनको एज अ फ्रेंडशिप जो आपके फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, ट्विटर से चीज़ें हो गई, आप उनको वहाँ पे उनको फॉलो करने लग जाते हो। खुशी आपकी दोगुनी तब हो जाती है जब आपको वही टीचर आपको फॉलो बैक भी दे देगा, तो भाई क्या पता ये टीचर हमको फॉलो बैक भी करता है। तो ये चीज़ें क्या होती हैं बच्चा, एक तरीके से ये इनफॉर्मल कैटेगरीज में आती हैं। ठीक है, अगला इसमें होता है फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर होता है, जब चाहे जैसे चाहे, इसमें चेंजेस एक्सेप्टेबल हैं। क्या है इसमें चेंजेस एक्सेप्टेबल हैं। ठीक है, पर्सनल इन्फ्लुएंस में बहुत ज़्यादा होता है तरीके से भाई, सब स्किल नॉर्मल तरीके से, चाहे बॉस हो गया चाहे एम्प्लॉय हो गया, सब एक दूसरे से प्रॉपर तरीके से कम्युनिकेट कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, समझ सकते हैं, आगे जा सकते हैं। अगला कहता है बच्चा एज अ एम्प्लॉय ड्रिवन, उस पूरी फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन को एम्प्लॉयर चला रहे थे, इस वाली ऑर्गेनाइजेशन को ऐसे कौन चला रहा है, जो हमारा एम्प्लॉय है वो चला रहा है भाई, क्योंकि एम्प्लॉय ही तरीके से पूरी कंपनी को प्रॉपर तरीके से फॉलो करता है, आगे बढ़ाता है, आगे चलता रहता है। आप बात समझ रहे हैं क्या है ना। तो ये पूरा का जो स्ट्रक्चर ऑलरेडी क्या है इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का, वो इसी स्ट्रक्चर से ऑलरेडी पूरा डेवलप किया जाता है। ठीक है, ये तो हो गए इसके फीचर्स। आइए इसके कुछ एडवांटेज और डिसएडवांटेज भी पढ़ते हैं। भाई देखो इसके भी कुछ एडवांटेज क्या हो जाएंगे बच्चा, मैंने आपको पहले बता दिया था, समझिएगा। पहली बात क्या होगी, ऑलरेडी फास्टर कम्युनिकेशन। क्यों, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा रूल्स हो गए, स्केलर चेन हो गया। ठीक है, इन चीज़ों को यहाँ पे फॉलो नहीं किया जाता है, इसलिए क्या होता है यहाँ पे एक तरीके से जो कम्युनिकेशन होता है कुछ इस तरीके से होता है। ठीक है, ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी, ये हो गया डी, ई। समझ में आ रहा है कौन किसको रिपोर्ट कर रहा है, कौन किसको रिपोर्ट नहीं कर रहा है, नहीं समझ में आ रहा है ना। यही इनफॉर्मल है। इससे क्या होगा भाई, जिसका जो मन में आए, जिससे मन में आए वो जाकर के बात कर सकता है। मतलब डायरेक्टली इसमें एक तरीके से कह सकते हैं कि सर जो एम्प्लॉय है ना, उसको वो गैंग प्लैंक वाला दुनिया भर के हिसाब किताब कहानी छुट्टी मिल जाती है, वो डायरेक्टली जाकर के अपने एम्प्लॉयर के अपने ऑफिस में जाके जा सकता है, उनके केबिन में जा सकता है, बात कर सकता है, कोई भी बात करनी हो नॉर्मली दूसरे से वो इंटरेक्ट कर सकते हैं। देखा जाए तो एम्प्लॉय एंड एम्प्लॉयर्स आर इंटरकनेक्टेड एंड इंटरलिंक्ड विथ ईच अदर, वो एक दूसरे से इंटरलिंक्ड भी है, इंटरकनेक्टेड भी है। वैसे तो ये बिहेवियर दोनों में आता है, फॉर्मल में भी आता है, इनफॉर्मल में भी आता है, लेकिन इसमें थोड़ा चीजें और ज्यादा थोड़ा खुल के आती हैं, थोड़ा फ्रीली होता है। ठीक है, बहुत ज़्यादा नज़दीकियाँ हो जाती हैं, सुपीरियर सबऑर्डिनेट की रिलेशनशिप में आगे बढ़ती हैं, वो चीज़ें एक तरीके से देखा तो वो बेनिफिशियस है हमारी किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशंस के लिए। अगला क्या होता है बच्चा, यहाँ पे आपको एक तरीके से फीडबैक आपको प्रोवाइड अच्छा खासा मिलता रहता है। भाई सोचो यहाँ पे कोई बंदा बॉस बैठा हुआ है, ठीक है, तो बॉस के पास, क्योंकि अब ये बॉस के जो हैं तरीके से कई सारे ऐसे एम्प्लॉयज़ हैं जो अपनी
जॉब रोल को आगे बढ़ाने के लिए या थोड़ा सा अपने आप को और ज़्यादा अच्छा कंसीडर करने के लिए, अपने प्रमोशन के लिए थोड़ा सा वो एज अ बॉस के थोड़ा सा वो उनकी एक तरीके से थोड़ा सा वो सर आप बहुत अच्छे हैं, आप बहुत केयरिंग हैं सर, ऐसे हैं वैसे हैं, थोड़ा सा वो बॉस को मस्का पानी लगाते रहते हैं, तो बहुत थोड़ा इनसे इंटरेक्ट होता रहता है। तो ये जो एम्प्लॉइज जो होते हैं ऑलरेडी यहाँ बैठे होते हैं, वो अपने बाकी सारे जो एम्प्लॉइज जो रेस्ट ऑफ द एम्प्लॉइज हैं, कौन से बच्चे, जो रेस्ट ऑफ एम्प्लॉइज हैं, तो भाई इनका भी फीडबैक जो होता है प्रॉपर तरीके से ये इनको देता रहता है। तो बॉस के पास वो सारी इंफॉर्मेशन इस इन एम्प्लॉइज के थ्रू ऑलरेडी पहुंच जाती है। भाई कौन कंपनी में काम कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है, कौन सा रोल क्या है, कौन किस तरीके से काम कर रहा है, कौन मेरे बारे में बोलता है, कौन मेरे बारे में नहीं बोलता है। बच्चों की आदत होती है, क्लास में रहेंगे, स्कूल में रहेंगे, तो थोड़ा सा वो किसी टीचर के बारे में बहुत अच्छी बात करेंगे, किसी टीचर के बारे में बहुत थोड़ी सी ऐसी वैसी बात करेंगे, सर वो ऐसा अच्छे नहीं लगते, ये नहीं लगते। लेकिन ये बातें बच्चा वो सबसे शेयर नहीं करते। उनका हर बच्चों का ऑलरेडी स्कूल में या कोचिंग में या कहीं भी ट्यूशन में एक उनका एक फेवरेट टीचर जरूर होता है। वो फेवरेट टीचर, उसका रोल ये होता है, उसका काम ये होता है ना कि मतलब उनसे थोड़ा बहुत ज़्यादा इंटरेक्ट होते हैं, मतलब थोड़ा सा उनसे इंटरकनेक्टेड हो जाते हैं, बच्चों थोड़ा फ्रेंडली बिहेवियर हो जाते हैं। फिर बच्चा भी समझता है कि भाई चलो हम अपनी बातें, कोई भी होता है सर से शेयर कर सकते हैं, मैडम से शेयर कर सकते हैं, टीचर मतलब कोई भी हो गया, ठीक है। तो थोड़ा सा में इंटरेक्शन ज़्यादा हो जाते हैं। तो टीचर भी अपनी तरफ से 100% रोल दिखाता, नहीं बच्चा ठीक है, अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो भाई आपकी जगह मैं खड़ा हूँ। बच्चा भी कहता नहीं सर ऐसी कोई दिक्कत होगी तो सर आपको अपना फेवरेट मानते हैं। क्यों? क्योंकि उनसे कनेक्टेड होना, उनसे थोड़ा सा लगाव हो जाना, उनसे थोड़ा सा फ्रेंडशिप बिहेवियर को डेवलप करना। और बच्चा देखो, गुरु शिष्य का जो नाता होता है या जो एक टीचर और स्टूडेंट का जो रिलेशनशिप होता है ना, वो ऐसा एक भाव का प्रतीक होता है। सोचिए किस जमाने से कैसे में चले आ रहे हैं, कहाँ अर्जुन का, द्रोणाचार्य का, किस कर्ण कहाँ सीखते सीखते चले गए, कौन किसका गुरु, कौन किसका शिष्य, ठीक है। तो ये चीज़ें एक परंपरा चली आ रही है। तो बच्चे क्या होते हैं ना, कभी कभी थोड़ा सा किसी टीचर से बहुत ज़्यादा इंटरकनेक्टेड हो जाते हैं, थोड़ा इंटरलिंक्ड होते हैं। तो वो क्या करते हैं ना, वो बच्चे जो बच्चा एक ही दो बच्चे होते होंगे, चाहे बॉयज़ हो गए चाहे गर्ल्स हो गए, वो टीचर को ना जाके वो सारी इन्फॉर्मेशन बताएंगे क्लास। सर आप कल नहीं आए थे ना, आपके बारे में सर ये चीज़ सुनने को मिला, सर कल आप ये नहीं आए थे ना, सर आपके बारे में ये चीज़ जानने को मिला, सर पता है वो पीछे वाले सर जो बेंच पे बच्चे बैठे हैं वो सर आपके बारे में कुछ ऐसी बातें बोल रहे थे। अच्छा ये सब तो ठीक है, लेकिन क्लास वो ऐसे शो करेंगे भाई कि उनके बीच का कोई कनेक्शन वहाँ पे तो है नहीं। इससे क्या होता है, बाकी सारे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, भाई चलो हम लोग कुछ भी बात करें, ये थोड़ी ना कोई कुछ कहने बोलने वाला है, सारी क्लास तो अपनी है। लेकिन एक्चुअली में उस क्लास की पूरी जो रिपोर्ट होगी, वो जो फीडबैक होगा, वो जो छोटे जो कुछ कम बच्चे हैं ना, वो 2 4 5 जब भी होंगे, 1 ही 2 होगा, वो सारा का सारा बच्चों का सारा बुरा खेल वो जाकर किसको बता देगा, अपने टीचर को बता देगा। और टीचर अपने क्लास से पूरा भली भांति परिचित हो जाए, अच्छा ये बात है, हमारे पीठ पीछे ये बात की जा रही थी, अच्छा अच्छा चल ठीक है मैं देखता हूँ बताता हूँ, ठीक है। फिर टीचर भी रिएक्ट नहीं करता ना, क्योंकि भेद तो खुलना नहीं होगा, ठीक है। तो ये चीज़ें होती हैं, तो ये अच्छी चीज़ें भी हैं देखा जाए तो भाई, क्योंकि भाई कंपनी को चाहिए भाई प्रॉपर फीडबैक चाहिए, कैसे मिलेगा, तो वो ऐसे ही मिल पाएगा ना इनफॉर्मल स्ट्रक्चर्स में। एंड अब तक क्या है, इंकरेज किया जाता है इनोवेशंस के लिए, बहुत ज़्यादा फोकस हो कि आपको इतना फ्रीली किया गया है, कोई रूल्स रेगुलेशंस डिसिप्लिन को फॉलो करने को नहीं बोला गया है। तो एक तरीके से आप बिल्कुल यहाँ पे क्या है, आप बिल्कुल फ्रीडम है, अपने आप को बिल्कुल फ्रीली आप तैयार करते हो, कवर करते हो, ऑलरेडी क्या हो जाता है, आपका स्ट्रक्चर क्रिएट हो जाता है। चलिए बच्चा आगे बढ़ते हैं और आते हैं अपने डिसएडवांटेज की तरफ। डिसएडवांटेज क्या कहता है सर, मतलब हमारी कुछ जो अच्छाइयाँ थी, तो अच्छाइयों के संग संग हमारी कुछ बुराइयाँ भी तो होंगी। अब आइए देखिए, सबसे पहली बात, जो जिसके ज्यादा नजदीक होगा उसके बारे में एक तरीके से गलत अफवाहें, रूमर्स फैलना हो शुरू हो जाएंगे। चीजें कुछ नहीं है, लेकिन इसका डिसएडवांटेज ये है कि भाई क्योंकि ऑलरेडी हर एक इन्फॉर्मेशन देने के लिए एक बंदा होगा जो जाके अपने बॉस को बार बार चीजें बता बोल रहा होगा, तो इससे बाकी सारे जो रेस्ट ऑफ द एम्प्लॉइज होते हैं उनके मन में ये बात जाती है, अच्छा अच्छा देखो कुछ इस तरीके से, तो इसमें जो अफवाहें उड़ा दी जाती हैं या कुछ गलत तरीके से चीज़ों को थोड़ा सा वो वाइड स्प्रेड कर दिया, जो कुछ बढ़ा दिया जाता है, बढ़ा चढ़ा के चीज़ों को बताना बोलना, एक तरीके से बच्चा ये क्या है, र्यूमर्स ऑलरेडी स्प्रेड, सबसे बड़ा इसका डिसएडवांटेज यही है इनफॉर्मल में। क्योंकि भाई कोई बंदा किसी से भी मिल रहा है, किसी से भी कॉन्टेक्ट कर रहा है, तो लोगों को सोचते हैं अब भाई किसको जाके सफाई दिया जाएगा, किसको जाके सब बताया बोला जाएगा, सबको जवाब नहीं दिया जाएगा। इसलिए जो है जैसे चलने दो करने दो। इसका सबसे बड़ा बस डिसएडवांटेज यही है कि आपके बारे में रूमर्स फैल सकते हैं, जा सकते हैं। दूसरा क्या है, रेसिस्ट चेंजेस में भाई चेंजेस तो ऑलरेडी आपको पता ही है भाई कि जो चेंजेस होते हैं वो प्रॉपर तरीके से इसमें अब इसमें तो चेंजेस करना कि फॉर्मल में प्रॉपर तरीके से एक फॉलो किया जाता है कि रूल्स रेगुलेशन हो गए, इसमें ऐसा कुछ नहीं होता। इसमें एक तरीके से वो रेसिस्टेंस ये हो गया कि भाई ठीक है कवर अप करना है, रुकावटें बीच में आ जाती है, जो इंप्लॉइज होते हैं वो बीच में चीज़ों को थोड़ा रोकना शुरू कर देते हैं, बहुत ज़्यादा काम इस पर नहीं भी करते हैं, ठीक है हाँ ठीक सर आज नहीं करेंगे कल करेंगे, थोड़ा डिले इसमें वर्क में कभी कभी आ जाता है ऐसी सिचुएशनशिप में। अगला हो गया सर एम्फेसिस ऑन ग्रुप इंटरेस्ट, में ग्रुप पे ज़्यादा फोकस किया जाता है, ऑर्गेनाइजेशन के गोल को कम फोकस किया जाता है।
ठीक है। तो इसमें जो आपका एक तरीके से ऑर्गेनाइजेशन जो गोल है इस पे फोकस थोड़ा कम करके वो अपने ग्रुप ऑफ इंटरेस्ट पे ज़्यादा फोकस करते हैं, अपने पर्सनल बेनिफिट्स, पर्सनल चीज़ों के बारे में वो ज़्यादा डेवलपमेंट करने के बारे में सोचते हैं। एंड लास्ट पॉइंट है बेटा कि नो सिस्टमैटिकली वर्किंग। समझिएगा, एक कैप्टन, देखिए समझिएगा, एक तरीके से क्या है कि टीम है क्रिकेट की, ठीक है, एक तरीके से फोकस यहाँ कर लीजिए, क्या है, एक क्रिकेट की टीम है और क्रिकेट की टीम में ऑलरेडी बंदा एक बैठा हुआ है कैप्टन, और इसके अलावा सर ये 10 लोग हैं, तो इन 10 लोगों को कम्युनिकेट तो यही करेगा ना, यही बताएगा ना कौन किस जगह पे जाएगा, कहाँ फील्डिंग करेगा, कौन विकेट कीपिंग करेगा, किस तरीके से सारे इंस्ट्रक्शन कौन देगा, ये देगा। लेकिन अगर यही कैप्टन एक तरीके से ऐसा फोकस करना शुरू कर दे, कौन किसको रिपोर्ट कर रहा है, कौन किसको रिपोर्ट नहीं कर रहा है, 2 4 6 8 10, एक कैप्टन यहाँ बन के चुप मार के बंदा बैठा हुआ, भैया हम क्या करें, ठीक है, कर लो अपने मन का, जिसको जो करना है, जिसको जो समझ में आए वो कर लो। चीज़ें क्या होंगी बच्चा, एक तरीके से यहाँ पे कोई सिस्टमैटिकली वर्किंग नहीं है, कौन किसको जॉब ऑफर देगा, यहाँ पे ऑलरेडी आपके कोई जॉब रोल आपके डिसाइडेड नहीं होते, पहली बात तो इसमें आपके कोई ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन अलॉटेड नहीं होते, एक चीज़ वो हो जाती है, ठीक है। इसमें किसी की कोई अथॉरिटी डिसाइडेड नहीं होती, एक तरीके से आपकी जो अथॉरिटी है वो गायब हो जाती है, आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो गायब हो जाती है, आपकी जो एक अकाउंटेबिलिटी होती है बच्चा, एक तरीके से वो सब गायब रहता है। तो एक तरीके से ये चीज़ें क्या हैं, आज नहीं तो कल सिचुएशन दिखा जाए तो हिसाब से यहाँ पे सबकी कोई भी चीज़ें ऑलरेडी तरीके से यहाँ पे फॉलो नहीं की जाती हैं, इसलिए ऑलरेडी क्या है, कंपनी के लिए एक तरीके से डीमेरिट जाता है, क्या जाता है, डीमेरिट जाता है। तो ये तो ऑलरेडी आपको क्लियर हो गया बच्चा, तो अब आगे बढ़ा जाए, चलिए फिर, है ना, चलिए आइए बच्चों अब शुरू करते हैं आगे। अपना जो मेन टॉपिक है वो है द डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। अब आपके मन में एक बात जरूर आ रही होगी कि डेलीगेशन का मतलब क्या होता है। भाई देखो, डेलीगेट मतलब होता है कि जब हम अपनी कोई जिम्मेदारी, अपनी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी जब हम अपने नीचे सबऑर्डिनेट को शेयर कर दें या ट्रांसफर कर दें। अब इसके लिए मैं देखो, मैं आपको एक बात बताता हूं कि एक जो सक्सेसफुल जो लीडर होता है ना, जो सच्चा जो आपका जो लीडर, जो आपका नेता होता है, जो एक आइकॉन होता है, उसकी जो काबिलियत उसके काम से पता नहीं लगती, बल्कि इससे पता लगती है कि वो काम किस ढंग से और किस तरीके से करा सकता है, मतलब एज अ डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से वो कर पाता है, इसके ऊपर वो पॉसिबिलिटीज निकल के आती हैं, वो पॉसिबिलिटीज बनती हैं। इसको क्या कहता है, डेलीगेशन कहा जाता है। आपको छोटा सा मैं एक लेके चला रहा हूं, आप थोड़ा पहुंचो कहां पर, आप आ जाओगे जस्ट लाइक एज अ कि हमारे एक कहानी पे। समझना कि एक राजा था, तो राजा क्या करता था, अपने सारे जमाने, अपने सारे राज्य में प्रॉपर तरीके से सारा काम खुद ही करता था, चाहे वो डिसीजन लेना हो गया, चाहे वो कुछ भी, मतलब A to Z वो सारे काम खुद करता था। जैसे राजा काम हो गया न्याय देना, वो काम खुद कर रहे हैं, टैक्स पॉलिसी को देखना, वो सारा काम खुद कर रहे हैं, कलेक्शन का काम वही कर रहे हैं, रिवेन्यूज वही देख रहे हैं, गांव के कुछ झगड़े झंझट कुछ हो जा रहे हैं उनके राज्य के, तो उसको भी वही मैटर को सॉर्ट आउट कर रहे हैं, कौन सी सेना कब आएगी, कैसे जाएगी, सबका ऑलरेडी ऑब्जर्वेशन, एनालिसिस सब कुछ बंदा वही कर रहा है। अब इससे समझ में आया कि जो मंत्री साहब बड़ी परेशान हो गए, क्योंकि उनके अंडर में जितने लोग बैठे हैं वो बस मजा मस्ती कर रहे हैं, कोई खा पी रहे हैं, सारा काम राजा कर रहा है। तो मंत्री साहब जो उनका जो एक सिपस होता है, हर राजा का एक अपना फेवरेट मंत्री होता है, जैसे अकबर का बीरबल हो गया, ठीक है, तेनालीराम का कोई, तो देखते होंगे, तो हर राजा के अंदर में एक कोई बंदा ऑलरेडी होता ही है। तो वो मंत्री आया उनके पास, बोला साहब बस एक हुजूर जो है थोड़ा सा माफ़ करिएगा, लेकिन अगर सारा काम अगर आप करिएगा तो सर आपके अंडर में रहने वाले लोग सीखेंगे कैसे, जानेंगे कैसे, समझेंगे कैसे। तो बोला भाई बात तो सही कर रहे हो, बोला क्या करना पड़ेगा, कि सर जो सारा काम आप कर रहे हैं सारा काम आप मत करिए, ये काम जो है उनके स्किल, उनके नॉलेज के हिसाब से वो काम डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए, आपका बर्डन कम हो जाएगा। तो भाई आप तो राजा हैं, तो राजा काम होता है भाई पॉलिसी बनाना, देखना करना, काम इनसे करा लीजिए, एक बार करके तो देखिए। तो राजा साहब को लगा भाई बात तो तुम बिल्कुल सही बता रहे हो, एक काम करो, हमारे कुछ विश्वास पात्र मिनिस्टर्स हैं उनको बुलाओ, मतलब जो हमारे जो बिल्कुल बिलीव हैं उनको बुलाओ। वो लोग आ गए, बोला सब बताइए। बोले भाई देखो हमको तुम्हारा दिमाग बहुत अच्छा लगा, तुम देखते हैं कि तुम बहुत सारे कुछ ऐसे कुछ क्रूशियल मैटर्स होते हैं, तुम उसको अपने तरीके से इजीली सॉल्व कर लेते हो, ठीक है, एक काम करो, हमारे राज्य की जो पूरी न्याय प्रणाली है, मतलब जो जजमेंट सिटीज हैं उसको तुम देखोगे। ए भैया आप इधर आइए। हाँ बोले सब क्या हुआ, बोले भाई काम करो, तुम जो है ना, तुम्हारे पास दिमाग बहुत अच्छा है, तुम कैलकुलेशन बहुत बढ़िया करते हो, तुम लगता है कि चीज़ों को जोड़ घटाना बढ़िया कर लेते हो, एक काम करो तुम आज से हमारे राज्य के फाइनेंशियल मिनिस्टर हो गए। अब भाई इधर इधर आओ, तुम बहुत अच्छा काम करते हो, भाई तुम्हारा क्या नाम है, भाई फलाना सा नाम है सर, ऐसे मंत्री हैं। हाँ भाई ठीक है, तुम्हारे पास भी काम अच्छा है, एक काम करो, तुम हमारे कंट्री का जो डिफेंस, हम देखें कि तुम भाई बहुत अच्छे तरीके से लोगों को एडवाइस देते हो, एजुकेट करते हो, अच्छी चीज़ें, एक काम करो तुम आज से हमारे जो हमारे राज्य के एडवाइजर हो गए, जिस ना NSA होते हैं, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, भाई तुम आज से क्या करोगे, पूरी सेना संभालोगे, तुम काम करोगे, सारे काम देखना शुरू हो गया, सब पटना शुरू हो गया। अब जो बर्डन एज ए राजा का था, वो राजा ने क्या किया, अपना सारा काम बर्डन अपने एज ए एम्प्लॉय के पास डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। वो क्या हो गया, अरे लगा सर क्या बात है, अब राजा बिल्कुल टेंशन फ्री, हाँ भाई अब मैं मुझे बहुत बड़े चैन की नींद आएगी, मैं बढ़िया सोऊंगा।
काम ऑलरेडी क्या किया गया बच्चा, आपके स्किल, आपकी नॉलेज, आपकी एबिलिटी, आपका एक्सपीरियंस, आपके प्रोफेशन के हिसाब से आपको वर्क डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया। काम एक्चुअली में राजा का था, मतलब मैनेजर का था, लेकिन मैनेजर ने अपना काम, अपने बटन को थोड़ा कम करने के लिए, जो ओवर बटन वर्क हो जाते हैं उसको कम करने के लिए क्या किया, एज अ पावर को भी डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, मतलब वो काम करने थोड़ा पावर भी दे दिया और बोला भाई तुम्हें काम भी करना है। तो यहाँ पे पावर का डिस्ट्रीब्यूशन भी तो हुआ, अथॉरिटी तो डिस्ट्रीब्यूट हुई, लेकिन साथ साथ में क्या हुई, थोड़ा आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी भी दी गई। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी दे दी गई और पावर भी दी गई। बच्चा एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा किसी भी कंपनी के अंदर में, कि हमेशा अगर आप किसी को पावर दे रहे हैं ना, तो पावर के इक्वल में रिस्पॉन्सिबिलिटी दीजिएगा, ठीक है। या तो रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहे हैं तो जितने तरीके की रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहे हैं उतने तरीके का पावर भी दीजिएगा, मतलब पावर इक्वल टू रिस्पॉन्सिबिलिटी। ना तो ये ज्यादा होने चाहिए, ठीक है, ना तो ये कम होने चाहिए, ना तो ये ज्यादा होने चाहिए, ना तो ये कम होने चाहिए, बल्कि क्या होना चाहिए, दोनों इक्वल रहे, बिल्कुल इक्वल टू चले। तो राजा को बड़ी अच्छा लगा, बोला भाई ठीक है, सारा काम डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। इसी को कहते हैं डेलीगेशन। क्या कहते हैं, तो जब किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन या कंपनी में जब बॉस का पास ऑलरेडी कोई वर्क इतने सारे होते हैं, तो जब वो अपने वर्क को एज अ अपने अंडर में काम करने वाले जो इतने सारे जो सबऑर्डिनेट्स हैं उनको वो वर्क शेयर कर दे, उनको ट्रांसफर कर दे, उनको डिस्ट्रीब्यूट कर दे, डिवाइड कर दे अकॉर्डिंग टू देयर स्किल, नॉलेज, प्रोफेशनलिज्म, एक्सपीरियंस, वो क्या कहलाएगा बच्चा, तो वो कहलाएगा उस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन का क्या कहलाएगा, डेलीगेशन कहलाएगा। हम अपना काम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। अब थोड़ा यहीं से सोच लीजिएगा थोड़ा डिसेंट्रलाइजेशन के बारे में, क्योंकि बाद में जाऊंगा फिर वही कहानी सुनाऊंगा तो लेट हो जाएगा। डिसेंट्रलाइजेशन जोड़िए, पहले समझिएगा सेंट्रलाइजेशन मतलब क्या होता है। सेंट्रलाइजेशन मतलब सर पावर इन फ्यू हैंड्स या पावर टू फ्यू हैंड्स, कुछ लोगों के हाथ में जो पावर होती है, जैसे जस्ट लाइक ए टॉप लेवल मैनेजमेंट, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, कंपनी के बॉस, सीईओ, कंपनी के सुपरिटेंडेंट जो मेन बेस बॉस हो गए, वो आपके टॉप लेवल हो गए। ये पावर उनके हाथ में, वो उसको क्या बोलेंगे, उसे कहा जाएगा एज अ सेंट्रलाइजेशन। डिसेंट्रलाइजेशन क्या होता है, डिसेंट्रलाइजेशन मतलब टॉप लेवल से लेकर के लोअर लेवल तक सबको पावर डिस्ट्रीब्यूट करना। अभी यहां पे खाली काम था कि भाई मैं अपना काम आपसे करा रहा हूं ना, लेकिन डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या होता है सर, वहां पे आपकी जॉब, आपकी रोल, आपकी स्किल के हिसाब से हम पावर डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। अब इंस्पेक्टर साहब अपना काम हवलदार से करा लिए, वो डेलीगेशन है, लेकिन हवलदार के पास ऑलरेडी अपना खुद का पावर है क्योंकि उसको ऑलरेडी जो मिला हुआ है वो डिसेंट्रलाइजेशन है। तो डिसेंट्रलाइजेशन तरीके से पॉलिसी हो गई, डेलीगेशन तरीके का प्रोसेस हो गया। बात समझ में आपको आ रही है क्या है? आगे मैं आपको डिसेंट्रलाइजेशन और अच्छे से समझाऊंगा, पहले इतना थोड़ा समझ लीजिएगा कि ऊपर से लेकर के नीचे तक के लेवल में सारे लोगों को पावर डिस्ट्रीब्यूट करना, उनके स्किल, नॉलेज, परफॉर्मेंस, एबिलिटी, एक्सपीरियंस के हिसाब से वो डिसेंट्रलाइजेशन हो गया। लेकिन जब मैं अपना काम अपने हिसाब से, देखिए जो काम मेरा था, मैं काम आपसे करा रहा हूं, वो हमारे लिए डेलीगेशन हो गया। समझिए क्या है डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। इज द प्रोसेस ऐसा है जहां पे टास्क असाइन की जाती है एंड डिसीजन मेकिंग पावर होती है, वो किसको दी जाती है, सबऑर्डिनेट को, और ग्रांटिंग देम द राइट टू एक्ट विद इन द डिफाइंड स्कोप। ऑलरेडी क्या किया जाता है, एक आपको राइट दिया जाता है उस काम को करने के लिए, और आपको अलाउ करता है क्या, अब मैनेजर, एक मैनेजर फोकस करने के लिए कहां बच्चा, हायर लेवल ड्यूटीज पे, वाइल इंपावरिंग एन एम्प्लॉय टू डेवलप देयर स्किल। जहां पे आप अपने स्किल का, अभी बात करें हमको इनिशिएटिव नहीं मिलता, हमको ये नहीं मिलता, वो नहीं मिलता, भैया दे तो रहे, कर लो, हमारा काम तुम कर लो। प्रिंसिपल नहीं है, उसकी जगह वाइस प्रिंसिपल सर वहां पे एक्टिव हो गए। आई बात समझ में, वो क्या हो गया, हमने वर्क कर रहे हैं, बट द मैनेजर रिटेन्स अल्टीमेट अकाउंटेबिलिटी फॉर द आउटकम। लेकिन सोचिएगा यहां पे काम होगा, यही पे कहानी घबराती है। मान लीजिए एक तरीके से तुम आ जाओ, लाल सीईओ साहब थे, इन्होंने अपना सारा काम जो था कंपनी के जो मैनेजर साहब थे उनको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अभी जो मैनेजर साहब जो कंपनी के अंदर जो नीचे बैठे हुए हैं, ठीक है, वो मैनेजर साहब क्या कर रहे हैं, वो अपने एम्प्लॉय से सारा काम करा ले रहे हैं। अब ये जो एम्प्लॉय है वो सारा का सारा काम तो कर रहा है, सारा काम क्या कर रहा है, एम्प्लॉय कर तो रहा है, लेकिन अगर एम्प्लॉय उस काम को 100% इफेक्टिवली कंप्लीट नहीं कर पाता तो अकाउंटेबल ये नहीं होगा, अकाउंटेबल यही होंगे, क्योंकि काम तो इनका था, इन्होंने काम अपना किसी और से कराया है। वो क्या हो गया, तो अकाउंटेबल अल्टीमेटली कौन बनेगा, मैनेजर ही बनेगा। बस उनका काम ये कर रहे थे, ये नहीं कर पाए तो इनकी क्या गलती है, वो स्किल, नॉलेज, एक्सपीरियंस उतना ज्यादा इनके पास नहीं था। एंड इसमें बताता बच्चा की एलिमेंट्स बताता है इंक्लूड करने के लिए क्या, कि भाई रिस्पॉन्स में ऑलरेडी आपकी स्किल एलिमेंट्स होते हैं। इसमें बच्चा आपको अथॉरिटी दी जाती है, मतलब पावर टू एक्ट, रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है, ऑब्लिगेशन टू परफॉर्म, एंड अकाउंटेबिलिटी दी जाती है किसके लिए, बीइंग आंसरेबल फॉर रिजल्ट्स के लिए। किसके लिए बच्चा, रिजल्ट्स के लिए। तो रिजल्ट्स के लिए यहां पे आपको प्रॉपर तरीके से क्या किया जाता है, अकाउंटेबल बना दिया जाता है। तो यहां पे आपको अपना काम किसी और से कराएंगे, वो डेलीगेशन कहलाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बच्चा देखिए ये क्या कहता है, अब भाई देखो ये कह रहा है कि सर अथॉरिटी हमारे पास क्या है। अब देखो उसमें तीन समझिएगा, अथॉरिटी इक्वल टू क्या होती है,
रिस्पॉन्सिबिलिटी इक्वल टू अकाउंटेबिलिटी। भाई जिसको आप पावर देंगे उसको आप रिस्पॉन्सिबल देंगे, टास्क देंगे, जिसको टास्क देंगे उसी के लिए आप अकाउंटेबल होंगे। अकाउंटेबल मतलब वही बंदा होगा जो आपके लिए अकाउंटेबल होगा, जवाबदेही आंसरेबल तय करेगा। अथॉरिटी क्या होता है बच्चा, समझिएगा, ऐसा पावर जो टू मेक डिसीजन एंड गिव इंस्ट्रक्शन सबऑर्डिनेट, जो क्या करता है, जो डिसीजन लेता है और आपको इंस्ट्रक्शन देगा भाई काम कैसे करना है, और ये डेलीगेट करेगा अपना वर्क, जो सुपीरियर होता है अपने सबऑर्डिनेट को वर्क देता है और उसको उस एक्ट को करने के लिए उस रोल में उसको ढाल भी देता है, भैया काम करो, होम मिनिस्ट्री काम तो हमारा था लेकिन तुम होम मिनिस्टर बन जाओ, तुम्हें मैं रोल बना दे रहा हूं, तुम्हें पावर दे रहा हूं, तुम्हें रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहा हूं, काम नहीं हुआ बेटा तो बस समझना हमारे तुम्हारे बीच की बात रहेगी, तो करना तो पड़ेगा सर, अथॉरिटी आ गई। अगला सर रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये क्या कहता है, ये कहता है सर ये यहाँ पे आपको पर्टिकुलर टास्क दिया जाता है या ड्यूटी दी जाएगी जिसको आपको असाइन किया जाएगा। इट कैन नॉट बी फुली डेलीगेटेड, इसको फुल्ली डेलीगेट नहीं किया जा सकता। सबऑर्डिनेट एक्सेप्ट द ऑब्लिगेशन टू कंप्लीट द वर्क टू द बेस्ट ऑफ देयर एबिलिटी, इसमें जो हमारे सबऑर्डिनेट साहब होते हैं वो क्या करते हैं, अपना बेस्ट एफर्ट लगा के बताते हैं कि भाई मैं आपकी कंपनी के लिए काम कर दूंगा सर 100%, क्योंकि मेरे पास जो स्किल है, नॉलेज है, एबिलिटी है, हम उसको आपके संग शेयर करेंगे, उसको आगे डेवलप करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। अकाउंटेबिलिटी क्या होता है बच्चा, अकाउंटेबिलिटी मतलब होता है जवाबदेही देना। जवाबदेही का मतलब होता है क्या चीज, आंसरेबल होना। क्या होता है, अब समझिएगा कि किसी तरीके से ऑर्गेनाइजेशन में कंपनी का एक अकाउंटेबिलिटी क्या है, भाई आपको टास्क दिया गया था 100%, आपने किया 80%, तो सर 20% के लिए अकाउंटेबल कौन होगा, भैया आप ही ना होंगे। 100% काम दिया गया था, आपने 80% डन कर लिया, 20% नहीं किया, तो क्या कहा था हमने, नॉन कंप्लीशन ऑफ वर्क में ही आपकी ड्यूटी असाइन करी जाती है। आई बात समझ में, चलिए इसका मतलब क्या हो गया, द स्टेट ऑफ बीइंग आंसरेबल किए जाएंगे बच्चा आपके रिजल्ट्स के लिए, टास्क के लिए, जो वेदर पॉजिटिव या निगेटिव दोनों हो सकते हैं। सबऑर्डिनेट एक तरीके से अकाउंटेबिलिटी तो देखो दोनों में आती है, आपके पॉजिटिविटी में भी आती है, आपके निगेटिविटी में भी है, दोनों एक तरीके से उसका कंप्लीशन ऑफ वर्क में भी आती है, नॉन कंप्लीशन ऑफ वर्क में भी आती है, लेकिन ज्यादातर अकाउंटेबल या आंसरेबल आपको नॉन कंप्लीशन ऑफ वर्क में ही दिया जाता है। भाई राजा ने अपना काम मंत्री को दिया, विश्वास पात्र थे, उनको पता था कि बंदा कर लेगा और आपने करके दिखा दिया, तो आपसे आंसरेबल थोड़ी ना करेगा, हाँ भाई ठीक है तुमने कर लिया ना, बस बात खत्म, दैट्स इट फाइनल। नहीं होते क्या यार, हमने तुमसे एक्सपेक्टेशन की थी, तुमने काम क्यों नहीं कर पाए, ये थोड़ा सा दुख दर्द वाला पीड़ा वाला हिसाब किताब आ जाएगा। सबऑर्डिनेट अकाउंटेबल होता है अपने सुपीरियर को फॉर सेटिस्फैक्टरी परफॉर्मेंस ऑफ द वर्क, उस काम को करने के लिए। क्रूशली द मैनेजमेंट हु डेलीगेटेड द टास्क रिमेन्स अकाउंटेबल फॉर द ओवरऑल आउटकम टू देयर ओन सुपीरियर। भाई सोचो, मैं बताया था आपको ना, यहाँ पे आपका सीईओ बैठा हुआ है, तो सीईओ ने अपना काम एज ए जनरल मैनेजर को दिया, जनरल मैनेजर ने अपना काम जो था वो एज ए मैनेजर को दे दिया, मैनेजर साहब उससे भी ज्यादा चालाक निकल के शेर बेसवा सर, इन्होंने अपना सारा काम जो था एज एम्प्लॉय को दे दिया। अब समझिएगा ये सारा काम ये कर रहे हैं, काम किसका था, इनका था, तो ये अकाउंटेबल इनके लिए होंगे, ये अकाउंटेबल इनके लिए होंगे, तो इनका जो बॉस होगा जनरल मैनेजर वो इनके लिए अकाउंटेबल, क्योंकि भाई इनको इससे और इससे तो कोई मतलब है ही नहीं, काम कंप्लीट नहीं हो पाया, और काम कंप्लीट हो जाएगा तो इनको शाबाशी मिलेगी, तो ये अपनी शाबाशी इन दोनों के संग थोड़ा थोड़ा शेयर कर लेंगे, इनके संग नहीं करेंगे, जीएम वाले साहब इनके संग शेयर करेंगे, ये अपना शाबाशी भाई, तो ये भी क्या करेंगे, ये भी अपना सारा काम इनके संग शेयर कर लेंगे, वो क्या कहलाएगा, एक तरीके से ये अकाउंटेबिलिटी आ जाती है। ठीक है, चलिए बच्चा आगे बढ़ते हैं। इंपॉर्टेंस क्या डेलीगेशन का बच्चा समझिएगा कुछ चीजें। पहला बच्चा यहाँ पे एक इफेक्टिवली मैनेजमेंट हो जाती है, प्रॉपर तरीके से चीजें, जॉब रोल सब चीजें डिजाइन होती हैं, कौन किसका बॉस होगा, किस तरीके से सारे काम होते हैं, तो डेलीगेशन करना यहाँ पे बहुत ज्यादा इजी हो जाता है, और ऑल द पूरे परसेप्शन को ध्यान में रखते हुए। दूसरा बच्चा कहता है कि एम्प्लॉय डेवलपमेंट, यहाँ पे एम्प्लॉय के, जब हम सोचिए कि एम्प्लॉय के स्किल्स को, ठीक है, उनकी जो नॉलेज होगी उसको, उनकी जो एक्सपीरियंस होगा बच्चा, ठीक है, उसको अगर हम डेवलप कर रहे हैं, सीधा सा फंडा बात समझिएगा कि अगर हम इसको प्रॉपर तरीके से डेवलप कर रहे हैं तो ऑलरेडी क्या होगा बच्चा, इनका ही ना डेवलपमेंट होगा, एक तरीके से एम्प्लॉय ऑलरेडी क्या होगा, ये भी स्किल भी उनकी बढ़ेगी, नॉलेज बढ़ेगा, एक्सपीरियंस बढ़ेगा। भाई मुझे ऐसा जो जॉब रोल दिया गया जो मेरे हिसाब से जो मेरे लिए बेस्ट था, वो आपने मुझे ऑफर किया, मैंने उसको एक्सेप्ट भी कर लिया, मैं काम कर रहा हूँ, तो अपनी स्किल नॉलेज, अब जब मुझे बार बार सेमिनार में भेजा जाएगा, वेबिनार में भेजा जाएगा, एक टीचर को बार बार जो ट्रेनिंग दी जाती है या आपके एम्प्लॉय को जो बार बार जो ट्रेनिंग दी जाती है, उससे क्या होता है, उससे उनका ही तो डेवलपमेंट होता है, उनकी तो जाके आगे जॉब रोल आगे बढ़ेगी, उनका प्रमोशन होगा, वो और भी जगह पे करियर एडवांसमेंट टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट कर पाएंगे। ठीक है,
सब चीज़ आ जाएंगी। तीसरा क्या होता है बच्चा, यहाँ पे एम्प्लॉय को मोटिवेशन मिलता है, अरे भाई काम करो, मैं तो अपने मैनेजर काम कर रहा हूँ, मुझे ये काम करने बड़ी अच्छी मिल रही है। एक तरीके से मोटिवेशन का एक छोटा सा पार्ट निकल के ऑलरेडी यहाँ पे कैप्चर हो जाता है। जब बॉस आपके ऊपर अपना बिलीव दिखाना शुरू कर दे, जब बॉस आपसे थोड़ा प्यार करना शुरू कर दे, भाई देखो हमको तुम्हारे बिल्कुल ट्रस्ट है, मुझे पता है कि तुम मुझे निराश नहीं करोगे, तो ये काम मैं तुम्हें देता हूँ, ये हमारे बीच की बात सीक्रेट है, नहीं आधा चीज, देखिए ये काम तुम्हें करना होगा, मुझे पता है तुम काम कर लोगे। उनके इस बात को बोलने से क्या हो गया, आप बच्चा मोटिवेट हो जाते हो। एम्प्लॉय काम कर रहा है, खट 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 लगातार गिम्बल लगा हुआ कंप्यूटर में, बॉस आया, बॉस ने खाली धीरे से आकर के बस खले पे कंधे पे हाथ रख दिया, एम्प्लॉय खुश, अरे भाई क्या बात है बॉस ने मुझे किया। बाकी सारे एम्प्लॉय भी एक तरीके से वो भी मोटिवेट होने की कोशिश करेंगे, वो भी 100% काम ज्यादा करेंगे। इफेक्टिव हो जाओगे तो पैसा कम मिलेगा, एफिशिएंट हो जाओगे तो पैसा थोड़ा ज्यादा मिलेगा, समझ रहे हो। कंपनी के बेनिफिट में आओगे तो कंपनी आपके बेनिफिट के बारे में सोचेगी, आप कंपनी के बेनिफिट में नहीं आओगे तो फिर कंपनी आपको एक दिन क्या कर देगी, बाहर का रास्ता दिखा देगी, समझेगा। एग्जाम्पल बस ये खाली कहता है कि अगर आपसे कोई दोनों चीजें, ये जो जीवन की जो डोर है ना वो बंधी हुई है, आपको हमसे काम है इसलिए हम आपके साथ हैं, हमें आपसे काम है इसलिए हम आपके साथ हैं। जिस दिन हमको समझ में आ जाएगा नहीं हम अपना काम खुद से कर सकते हैं, तो फिर ना हम आपका मोह करेंगे ना उनका मोह करेंगे। होता है एम्प्लॉयर को लगता है कि हम एम्प्लॉय को हटा दो, भगा दो, भैया कैसे कैसे भगा दोगे, आप जरूरत आपको है उसको भी है, तो दोनों दूसरे से इंटरलिंक्ड है, इंटरकनेक्टेड भी हैं, यही बस जीवन का सत्य है, ठीक है। बेसिस ऑफ मैनेजमेंट हायरार्की को प्रॉपर तरीके से फॉलो किया जाता है, फैसिलिटेशन दिया जाता है ग्रोथ के बारे में, एम्प्लॉय प्रॉपर तरीके से यहाँ पे मोटिवेट होता है, उसकी ग्रोथ होती है, उसकी पर्सनल डेवलपमेंट ऑलरेडी इसमें अचीवमेंट आ जाती हैं, तो आप यहाँ लिख सकते हो उसका एक तरीके से पर्सनल डेवलपमेंट आ जाती है, ठीक है, क्या आ जाती है, एज अ प्रॉपर तरीके से पर्सनल डेवलपमेंट निकल के आ जाता है। अगला होता है कि बेटर कोऑर्डिनेशन करना, क्या होगा, क्योंकि इसमें हमको पता होता है कि सर इसमें ऑलरेडी क्या है, हमारा एक तरीके से एम्प्लॉय कौन है और हमारा प्रॉपर तरीके से हमारा एज अ एम्प्लॉयर कौन है, वो सब के सब ऑलरेडी क्या होते हैं, जॉब रोल सब चीजें ऑलरेडी परफेक्टली फुली क्या होती हैं, पहले से डिजाइन होती हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चा, सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन क्या होता है। अभी मैंने आपको बताया ना कि जब पावर कुछ लोगों के हाथ में, मतलब एक ही हमारा बॉस हो, कौन हो, एक हमारा बॉस हो, सारा काम देख रहे हैं, सब चीजों को प्रॉपर तरीके से मैनेज करना, कंट्रोल करना, डिफाइन करना, कवर अप करना, सारा काम बस एक ही बॉस, सत्यमेव जयते, सबका मालिक एक। तो जो बंदा एक बंदा बैठा हुआ सारा चीजों को प्रॉपर तरीके से मैनेज कर रहा है, कंट्रोल कर रहा है, वो क्या कहलाएगा बच्चा, वो कहलाएगा सेंट्रलाइजेशन। समझो, कॉन्सेंट्रेशन कहता है किसके लिए, ऑफ द बेसिकली आपके अथॉरिटीज के लिए, एंड डिसीजन मेकिंग पावर एट द टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट। जिसमें क्या होती है, जो कंसंट्रेशन मतलब क्या, जो अथॉरिटी होती है, जो पावर होती है, अथॉरिटी मतलब होता है बच्चा पावर टू टेक डिसीजन, क्या जिसके पास पावर होती है डिसीजन को लेने की, ठीक है, वो क्या होता है प्रॉपर तरीके से ये टॉप लेवल लोगों के पास होती है, समझेगा। इसके कुछ विशेषताएं, इसके कुछ फीचर्स, कैरेक्टरिस्टिक को हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग तरीके से फीचर्स भी कहते हैं, क्या कहते हैं, फीचर्स का भी इस्तेमाल करते हैं। समझिए क्या लिखा हुआ है, टॉप मैनेजमेंट मेक्स, सारे डिसीजन कौन बनाता है भैया, यही लेंगे, ठीक है। लोअर लेवल मैनेजर्स खाली क्या करते हैं, उनके लिमिटेड रोल्स होते हैं, वो मस्ट खाली एग्जीक्यूट करते हैं ऑर्डर को फ्रॉम अबव, जो उनको ऊपर से ऑर्डर उनको मिला हुआ है। तीसरा क्या होता है, देयर इज मोर कंट्रोल एंड कंसिस्टेंसी होती है, लेकिन जो डिसीजन मेकिंग कैन बी स्लोअर होता है। आई बस में क्यों, क्योंकि हमको बने बनाए गए चीजों को उसको फॉलो करना होता है, ये सेंट्रलाइजेशन के तरीके से ये लोअर लेवल के लिए ऑफर होता है। भाई आपको अपना दिमाग नहीं लगाना, दिमाग लगा के हम आपको दे रहे हैं, बस खाली जैसा मैंने आपको बताया है वैसा काम खाली आपको अपने ऑर्गेनाइजेशन, अपनी कंपनी के अंदर 100% फिट करके रखना है, ठीक है। चलो भाई आगे आते हैं, क्या कहता है डिसेंट्रलाइजेशन, बच्चा क्या कहता है उसको समझो। ये जहां पे पावर कुछ लोगों के हाथ में था वो हो गया सेंट्रलाइजेशन, जब पावर सभी लोगों के हाथ में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया सर वो हो गया डिसेंट्रलाइजेशन। अब क्या है समझ लीजिए, डिसेंट्रलाइजेशन इज द सिस्टमैटिकली डिस्पोजल ऑफ डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी टू मिडिल एंड लोअर लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। आइए उसी कहानी पर, वो कहानी क्या कहता है, वो कहानी कहती है सर कि राजा साहब को जब लगा कि सारा काम वो खुद कर रहे थे तो उन्होंने अपने मंत्री के कहने पे सारा काम क्या कर दिया, मंत्री कहे ना कहे लेकिन तरीके से भाई डिसीजन मेकिंग पावर तो आती ही रहती है, कोई ना कोई बंदा बताता ही रहता है, तो उन्होंने क्या किया अपने जॉब रोल को कुछ लोगों में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, वो डेलीगेशन हो गया। अब कंपनी को लगा कि भाई अब राजा साहब को लगा कि हमारा जो राज्य है वो पहले से बहुत ज्यादा बड़ा हो गया है, थोड़ा बहुत ज्यादा लार्ज लेवल पे चला गया है, तो अब सर वहां पे बस इन लोगों से काम नहीं चलने वाला, बल्कि मुझे भी वहां पे इन लोगों के लिए मतलब एक तरीके से वहां पे मुझे खुद लोगों को बैठाना पड़ेगा, खुद लोग कवर अप करना पड़ेगा। तो क्या किया जाए, तो जहां पे आपके पास बच्चा क्या आ जाएगा, लार्ज स्केल में चीजें आ जाएंगी तो उसको डेवलप किया जाने लगा। जैसे राजा को लगा भाई देखो पूरे राज्य को तो भाई मैं अकेले संभालूंगा, लेकिन उस शहर में उस गांव में चीजों में कैसे कंट्रोल की जाएंगी, तो उस शहर के लिए हम तुम्हें काम करते हैं, उस राज्य के लिए हम तुम्हें वहां के गवर्नर बना देते हैं, ठीक है। सारे काम जैसे जो भी डिसीजंस होंगे, जो भी चीजें होंगी, मतलब उस
स्टेट में, उस पर्टिकुलर स्टेट के अंदर में जो भी डिसीजन लेने होंगे मैं तुम्हें पूरा पावर करता हूं, तुम्हें डिस्ट्रीब्यूट करता हूं। अब ये मेरा काम नहीं है, ये ऑलरेडी क्या है, आपके वैल्यूज के हिसाब से, आपके स्किल के हिसाब से वो काम और जो पावर है वो हम डिस्ट्रीब्यूट कर, मुझे काम कराना है कंपनी में। तो ये मिडिल लेवल, टॉप लेवल और लोअर लेवल। भाई लोअर लेवल से काम कराना होगा तो मिडिल लेवल को पावर देना पड़ेगा, रिस्पॉन्सिबल करना पड़ेगा। इंप्लॉय से काम करना पड़ेगा तो उसके ऊपर जो लोअर लेवल इंप्लॉय बैठा है, सुपरवाइजर बैठा है, क्लर्क बैठा है, तो उनको भी पावर देना पड़ेगा, तभी तो बंदा जाकर उनको ऑब्जर्व एनालिसिस करेगा। तो राजा साहब को लगा भाई चीजें बढ़ गई, थोड़ा ज्यादा बन गया, तो राजा साहब ने क्या किया, वहां पे गवर्नर बैठाना शुरू कर दिया कि भाई ठीक है काम करो, अब भारत है तो भाई भारत के मैं तो राजा हूं, तो अब सारे काम, अब सारे राज्य मैं तो खुद ही देख पाऊंगा भाई, क्योंकि भाई अभी तक मैंने छोटा पावर किया था, अब मेरे थोड़े ज्यादा हिस्से हो गए, उत्तराखंड हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, राजस्थान हो गया, मेघालय हो गया, त्रिपुरा हो गया, असम हो गया, सबको अलग बना चले गए। अब सब चीजों को संभालने के लिए वहां पे गवर्नर बैठा दिया, भाई तुम्हें भी राजा जैसे ही पावर दे देंगे, लेकिन तुम हमारे अंडर में काम करोगे। मैं तुम्हारा बॉस तो मैं ही हूंगा, लेकिन अभी तक क्या था कि मैं अपना काम तुमसे करा रहा था, नहीं अब क्या होगा कि काम तो मेरा ऑलरेडी मैं तो कर ही रहा हूं, और मेरे अंडर में जो लोग हैं वो भी काम कर ही रहे हैं, लेकिन अब मैं तुम्हें उस जगह का, तुम्हें मैं प्रॉपर तरीके, छोटे स्टेट का तुम्हें राजा बना रहा हूं। अब वहां पे सारे डिसीजन तुम लोगे, लेकिन इस बात का ध्यान रखना कि तुम्हारे ऊपर बॉस हम बैठे हुए हैं। बस यहाँ पे काम हमारा नहीं है, बल्कि आपकी जॉब रोल के हिसाब से, वहां पे वर्क के हिसाब से आपको पावर डिस्ट्रीब्यूट कर दी गई, गवर्नर बना दिया गया। आप देखते होंगे भारत का प्रधानमंत्री है, वो पूरे देश के लिए प्रधानमंत्री है, लेकिन वो हर शहर में जा सकता है, वो हर स्टेट में जा सकता है, वो हर गांव में जा सकता है, पावर है, लेकिन हर स्टेट को प्रॉपर तरीके से संभाल नहीं सकता, इसलिए हर स्टेट का चीफ मिनिस्टर बना दिया गया, हर स्टेट का गवर्नर बना दिया गया। तो वहां पे सारी व्यवस्था कौन संभालने लगा, वहां का गवर्नर संभालने लगा, वहां का जो सीएम वो संभालने लगा। अब सीएम साहब है, ठीक है, अब समझना पावर था सीएम, अब ये ऊपर बंदा कौन बैठा हुआ है, पीएम बैठे हैं, पीएम मतलब कौन हो गया, हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब हो गए। अब ये सोचिए जो प्राइम मिनिस्टर साहब जो हो गए, एक तरीके से देखा जाए, ठीक है, तो क्या प्राइम मिनिस्टर तो भाई पूरे देश संभाल ही रहे, ठीक, लेकिन प्राइम मिनिस्टर क्या सारे के सारे राज्यों में अकेले चीजों को प्रॉपर तरीके से मैनेज कर लेंगे, कंट्रोल कर लेंगे, नहीं सर नहीं हो पाएगा। क्या कर लिया उन्होंने, हर स्टेट के लिए क्या किया, एक तरीके से सीएम बना दिया। सीएम कौन हो गया भाई, हमारा एक तरीके से हमारे स्टेट का चीफ मिनिस्टर बन गया। आपको पता ही है हमारे उत्तर प्रदेश का चीफ मिनिस्टर कौन है, भाई बाबा जी है, हमारे योगी जी, ठीक है। अब सीएम भी उस स्टेट के हर शहर तक, हर गांव तक नहीं जा सकते, तो क्या किया उन्होंने, प्रॉपर तरीके से ग्राम प्रधान बनाना शुरू, गांव के लिए क्या बनाना शुरू कर दिया, ऐसा ग्राम प्रधान बनाना शुरू कर दिया। शहरों के लिए डीएम बनाना शुरू कर दिया, कौन हो गया, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हो गए, है ना। आजकल गाना नहीं फेमस है कि राजा जी मतलब उनको डीएम बनना है, सीएम बनना है, पीएम बनना, पता नहीं क्या गाना है, तो उस तरीके से उसको कवर कर दिया गया, ठीक है। बचवा डीएम ना बनिए, पीएम ना बनिए, सीए क्या बनिए, तो वो सब चीजें बच्चा इसमें डिपेंड कर गया। तो मतलब सारे काम को आप अकेले नहीं करोगे तो सीएम को दोगे, तो इनको भी तो पावर चाहिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी चाहिए। और इसके नीचे में ये ग्राम प्रधान हो गया तो पूरे गांव को हैंडल करेगा, डीएम होगा पूरे शहर को और गांव दोनों को हैंडल करेगा, तो डीएम को भी पावर चाहिए। अब डीएम भी हर जगह नहीं जा सकता, तो उसके लिए अपने सभासद बना दिया कि भाई अपने अपने गलियों के जो होंगे, जो सभासद होंगे, वो प्रॉपर तरीके से मैनेज कर लें। तो पावर का डिस्ट्रीब्यूशन क्या हो रहा है, टॉप लेवल से निकल करके लोअर लेवल तक जा रहा है, वो कहलाएगा डिसेंट्रलाइजेशन। क्या कहलाएगा, डिसेंट्रलाइजेशन। अथॉरिटी डिस्ट्रीब्यूटेड, बच्चा यहाँ पे पावर एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, डेलीगेटेड की जाती है मेजर्स को एंड एम्प्लॉयज अक्रॉस डिफरेंट लेवल, और डिफरेंट लेवल तक लोगों को पावर डिस्ट्रीब्यूट कर दी जाती है। मल्टी डायरेक्शंस में कम्युनिकेशंस होते हैं बच्चा, इसमें वर्टिकली, हॉरिजॉन्टली एंड डायगोनली तीनों तरीके से कवर अप किया जा सकता है। एक्सटेंसिव डेलीगेशंस होते हैं, सिस्टमैटिकली प्रोसेस होता है हमारा, जहां पे डेलीगेशन थ्रू आउट द ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू चलता है, ठीक है। आइडियल फॉर लार्ज फर्म्स के लिए एक तरीके से, जो जहां बड़ी बड़ी कंपनियां, जहां बड़े बड़े लार्ज स्केल होते हैं, तो हर, अब एप्पल कंपनी ऑलरेडी बनाया कहीं का और होगा, उसका बॉस कोई और ही होगा, लेकिन उसने इंडिया में काम करने के लिए इंडिया का सीईओ अलग बना दिया एप्पल कंपनी का, अमेरिका में काम करने के लिए अमेरिका का सीईओ अलग बना दिया, साउथ अफ्रीका में काम करने, साउथ अफ्रीका में एप्पल कंपनी का सीईओ कोई और हो गया। तो क्या कर लिया, अलग अलग तरीके से सारे वर्क को कंप्लीट करने के लिए, गोल को अचीव करने के लिए प्रॉपर तरीके से वहां पे बॉस बना दिया गया। वो क्या हो गया, वो हो गया हमारा डिसेंट्रलाइजेशन हो गया। तो डिसेंट्रलाइजेशन मतलब पावर डिस्ट्रीब्यूशन एट एवरी लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, मैनेजमेंट के उन सारे लेवल से पावर का डिस्ट्रीब्यूट कर दो, वहां पे कोई किसी काम नहीं कर रहा है, हमारा जॉब रोल है। मैं टीचर हूं, मुझे अपने सेक्शन कैसे संभालने, मुझे काम कैसे करना, वो सारा काम कौन कर रहा है, मैं कर रहा हूं ना, वो मैं कौन हो गया भाई, तरीके से मैं, वो मेरे पास क्या है, डिसेंट्रलाइजेशन है, डेलीगेशन नहीं है, क्या है, डिसेंट्रलाइजेशन है। लेकिन प्रिंसिपल से मुझे अपने केबिन में बुला करके कहें भाई सौरभ तुम्हें काम ये करना होगा, तो आप क्या करोगे, अब आप उनका काम कर रहे हो, तो पावर तो ऑलरेडी आपके पास डिस्ट्रीब्यूटेड था, लेकिन उस काम को करने के लिए आपको एक स्पेशल पावर दे दिया गया, वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा बच्चा एज डेलीगेशन कहलाया जाएगा। तो डेलीगेशन मतलब किसी और का काम करना, डिसेंट्रलाइजेशन मतलब ऑलरेडी पावर डिस्ट्रीब्यूटेड है, ऑलरेडी हमारे पास रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, लेकिन हम सर इस काम के संग आपका भी काम करते रहे, वो डेलीगेशन आ जाएगा, ठीक है। अगला क्या करता है, हाई पार्टिसिपेशन बच्चे हो जाते हैं, बेसिकली तरीके डिफरेंट लेवल्स में होते हैं, इन्वॉल्व होते हैं, तो डिसीजन मेकिंग पावर को बनाना करना थोड़ा इजी हो जाता है, अच्छा हो जाता है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं।
अगला कहता है सर इसके कुछ एडवांटेज समझ लीजिएगा। एडवांटेजेस क्या है? पहला सर इसमें इनिशिएटिव को ज़्यादा प्रमोट किया जाता है, जिसमें जो लोअर लेवल मैनेजर्स होते हैं उनको आज़ादी दी जाती है, ठीक है। डिसीजन होते हैं वो सबके पास ऑलरेडी, उनको बूस्ट करता है उनके कॉन्फिडेंस को, उनके सेल्फ रिलायंस को। सोचिए जो एम्प्लॉय, जो सुपरवाइजर, उसके पास भी पावर है, जो उसके जो क्लर्क है उसके पास भी पावर है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट का बंदा जो हो गया उसके पास भी पावर है। तो एक तरीके से पावर का डिस्ट्रीब्यूशन सारे लेवल्स पे किया जाता है, ठीक है। डेवलप करता है सर आपके मैनेजर टैलेंट को, आपके एक्सपीरियंस को फोकस करना, चैलेंजेस को हैंडल करना, प्रिपेयरिंग करना फ्यूचर लीडरशिप के लिए, ठीक है। डिसीजन मेकिंग पावर बच्चा तुरंत हो जाती है, पावर ऑफ एक्शन आपको मिल जाता है, क्योंकि आपके पास ऑलरेडी क्या है, आपको पूछने के लिए बार बार यहाँ पे चैनल ऑफ कमांड की रिक्वायरमेंट नहीं होगी, आपको स्केलर चेन की रिक्वायरमेंट नहीं करनी पड़ी। क्या होगा? पावर आपके पास ऑलरेडी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑलरेडी, जो मेरे अंडर में जो वर्क आएगा उसके लिए मैं किसी और से डिसीजन नहीं लेने वाला हूं। मुझे डिसीजन लेना है तो मैं तुरंत क्या करूंगा, तो क्विक डिसीजन मेकिंग पावर ऑलरेडी यहां पे जनरेट हो जाता है। फैसिलिटेशन क्या होती है बच्चा, यहाँ पे ऑलरेडी ग्रोथ हो जाती है। भाई आपको सारे काम कराए जा रहे हैं, इंकरेज कराया जा रहा है, तो आपकी स्टेबिलिटी, आपकी वैल्यूज, आपकी डेवलपमेंट चीजें क्या हो रही हैं, डेवलप हो रही हैं। अगला क्या हो गया? रिलीव मिल जाता है किसके लिए? टॉप मैनेजमेंट में। भाई सोचिए जब मैं अपना सारा बर्डन सारे चीजों में डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा, क्या हो जाएगा? मुझे रिलीव मिलेगा ना। अब प्रधानमंत्री साहब जो है सारा काम सीएम, डीएम, ग्राम प्रधान सबको डिस्ट्रीब्यूट करके रखे हो, तब तो जाकर के उनकी सारी योजनाएं सफल हो पा रही हैं। अब पीएम साहब अकेले बैठ के सारे गांव में जाकर, सारे शहरों में जाकर सफाई अभियान चलाएंगे, टैक्स कलेक्शन करेंगे, तो सारा काम पॉसिबल हो पाएगा क्या? नहीं हो पाएगा ना। तो यहाँ पे काम क्या करना है? तो यही करना है सर कि रिलीव हो गया। भाई मैंने अपना पावर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, मैंने अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, अब उनसे अकाउंटेबल करेंगे। अकाउंटेबल कहाँ होगा? पार्लियामेंट में आइएगा, मिलिएगा, वही बातचीत चलेगी। ये हो गया बच्चा, डिसेंट्रलाइजेशन का कवर हो गया। आइए आगे बढ़ते हैं। फिर रिलेशनशिप क्या होते हैं बच्चों, समझिएगा। देखिए डेलीगेशन एक फाउंडेशन है किसका? डिसेंट्रलाइजेशन का। डेलीगेशन इन्वॉल्व करता है सुपीरियर गिविंग अथॉरिटी टू अ सबऑर्डिनेट। डेलीगेशन में क्या होता है, यहां पे जो सुपीरियर होता है वो अपनी अथॉरिटी देता है किसको? सबऑर्डिनेट। भाई कि तुम्हें ये काम दे रहा हूं, तुम्हें ये काम करना पड़ेगा, कर लेना, ठीक है। लेकिन डेलीगेशन एक सिस्टमैटिकली क्या होता है? रिपीटेड एंड अप्लाइड टू ऑल लेवल्स एंड डिपार्टमेंट्स, इट बिकम डिसेंट्रलाइजेशन। और वही चीजें बार बार रिपीटेड हो, बार बार काम मैं उनसे ही करा रहा हूं, बार बार फाइनेंशियल रिलेटेड मैं काम किसी फलाने बंदे से करा रहा हूं, तो बार बार वही काम, अगर डेलीगेशन के सारे वर्क बार बार रिपीटेड होते चले जाएंगे तो उसको पावर के हिसाब देखा जाए तो स्ट्रक्चर के हिसाब से उस बंदे को वही पावर, वही डिस्ट्रीब्यूशन दे दिया जाएगा, उसको वो डेजिग्नेशन दे दिया जाएगा, इसी को कहा जाएगा डिसेंट्रलाइजेशन। प्रिंसिपल साहब ने अपने एक टीचर को बुलाया, बोला भाई कि सारा काम तुम करोगे, टैक्स मैनेजमेंट का सारा काम, हमारे तुम्हारे बीच की बात होनी चाहिए, काम कर लो, वैसे काम तो मेरा है लेकिन तुम ज़्यादा नॉलेजेबल हो, तुम्हें काम करा देते हैं। ठीक है सर, आपने एक बार काम अच्छे किया, 2 बार काम किया, हर महीने आप अच्छे तरीके से काम कर रहे हो, तो उनके मन में आया कि भाई मुझे तो रिक्वायरमेंट तो है ही, इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है तो पूरा टैक्स कलेक्शन काम कौन करेगा, एक काम करो हमारे कंपनी में सारा का सारा, अब जो भी हमारे स्कूल में जो टैक्स कलेक्शन काम होगा अब वो तुम करोगी, तुम्हें मैं पावर दे रहा हूँ, डिस्ट्रीब्यूशन दे रहा हूँ। तो अभी तक मैं उनका काम कर रहा था, अब मुझे क्या होगा, मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी अलग से मिल गई कि अब हमारे कंपनी में किसी तरीके का कोई भी टैक्स कलेक्शन काम आएगा वो कौन करेगा, वो वही बंदा करेगा। वो क्या कहला जाएगी बच्चा, तो वो कहला जाएगी ऐसा हमारी डिसेंट्रलाइजेशन और डेलीगेशन। समझ आई बात? तो डेलीगेशन काम कराना होगा, डिसेंट्रलाइजेशन क्या होगा, आपको ऑलरेडी पावर डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे, काम करना है। अब हवलदार के पास पावर नहीं होती है ना, तो हवलदार के पास पावर है लेकिन वो किसी न किसी ऑलरेडी क्या होता है, एसआई के अंडर में होगा, टीआई के अंडर में होगा, तो भाई टीआई ने कहा भाई तुम्हें ये काम करना है, हाँ ठीक है सर कर देंगे, तो अपना काम उनसे करा दे रहे हैं। प्रिंसिपल है, टीचर, तो क्या टीचर के पास पावर नहीं है ना, प्रिंसिपल के पास पावर नहीं है ना, तो प्रिंसिपल क्या कर रहे हैं, अपना काम उनसे करा ले रहे हैं टीचर से, तो टीचर के पास ऑलरेडी पावर है, वो डिसेंट्रलाइजेशन है, क्योंकि पहले से वो रिस्पॉन्सिबल है पढ़ाने के लिए, काम करने के लिए, अटेंडेंस लेने के लिए, एग्जाम पेपर बनाने के लिए, सब कुछ करने के लिए बन गई। आई बात समझ में? अगला क्या बच्चा, डेलीगेशन एक प्रोसेस है, डिसेंट्रलाइजेशन क्या है, पॉलिसी है। बताया था मैंने आपको स्टार्टिंग में कि डेलीगेशन क्या है, एक प्रोसेस है जो एवरी मेजर मस्ट टू फॉलो, जो सारे मेजर को फॉलो करना जरूरी होता है अपने वर्कलोड को कम करने के लिए। मैंने आपको पहले बताया था, राजा ने अपना सारा काम बर्डन कम करने के लिए पावर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, अपना काम उनसे करा लिया, लेकिन जब देखा कि हमारी संस्था बड़ी हो गई, हमारे राज्य बड़े हो गए, लोग ज्यादा हो गए, पॉपुलेशन ज्यादा इंक्रीज हो गई, तो अब सर खाली पावर डिस्ट्रीब्यूट करने से नहीं होगा, बल्कि इनको कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दो, इनको अथॉरिटी दो, इनको वहां का राजा बना के भेज दो, या वहां पे उनको वहां का उपराजा, वाइस प्रेसिडेंट बना के भेज दो, या वाइस प्राइम मिनिस्टर बना के भेज दो। ये चीजें क्या हो जाएंगी, वो कहलाएगी ऐसा आपका रिलेशनशिप में। और डिसेंट्रलाइजेशन क्या करता है बच्चा, कि ऑन द अदर हैंड अ कॉन्शियस स्ट्रेटेजिक डिसीजन टेकन बाय द टॉप मैनेजमेंट टू द डिस्पर्स डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी थ्रू आउट द हायरार्की। तो प्रॉपर तरीके से हायरार्की में मतलब टॉप लेवल के पास भी पावर होनी चाहिए, उसके पास बच्चा जो आपके पास जो मिडिल लेवल है उसके पास भी पावर होनी चाहिए, और जो सबसे बड़ी बात जो आपके पास कौन है, ऐसा लोअर लेवल जो बंदा बैठा हुआ उसके पास भी पावर होनी चाहिए। जब सबको पावर डिस्ट्रीब्यूटेड किया जा रहा है, ये हो गया डिसेंट्रलाइजेशन। लेकिन ये वाला काम इनसे करा ले रहे हैं, ये काम इनके अकाउंटेबल हो जाना, वो डेलीगेशन हो जाएगा। इज इट क्लियर? आगे बढ़ते हैं फटाक से। भाई देखिए इंपॉर्टेंस क्या कहता है, इंपॉर्टेंस साफ साफ है सर, ऑलरेडी डिसीजन में सबके पास पावर होती है, सबके पास डिसीजन मेकिंग चीजें होती हैं, कवर अप होती है, तो इसमें क्या होता है बच्चा कि इसमें डिसीजन लेना
ज़्यादा फास्ट हो जाता है, बहुत ज़्यादा इजी वे में हो जाता है, तो कंपनी के लिए बहुत ज़्यादा इसमें कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होती है। तो डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी सबके पास है, क्योंकि भाई सब ऑलरेडी क्या है, सारे लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट बंदे काम कर रहे हैं, सबके पास ऑलरेडी पावर है, तो अपने पावर के हिसाब से उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली हुई है, तो अपने काम को करने के लिए उनको बार बार किसी न किसी से डिसीजन लेने के लिए बार बार इंक्वायरी करने की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। दूसरा क्या करता है बच्चा, डेवलपमेंट ऑफ मैनेजर टैलेंट। इससे क्या होगा कि आपके अंदर की जो मैनेजर जो टैलेंट है प्रबंध करने का, जो चीजों को प्रॉपर तरीके से मैनेज करने का, ये सब चीजें ऑलरेडी क्या होती हैं, एक प्रॉपर आपको एक अपॉर्चुनिटी मिलती है जो कि आपको फ्यूचर मैनेजर बना सकती है। भाई आप काम अच्छा करेंगे तो आपको प्रमोट तो किया जाएगा ना, अभी आप छोटे स्केल पे आप बड़े स्केल पहुंच जाइएगा। अगला क्या हो गया, रिड्यूस बच्चा बर्डन किया जाता है किसका, टॉप एग्जीक्यूटिव का। पढ़ ही रहे भाई, टॉप लेवल काम था प्लानिंग बनाना, मिडिल वाले काम हो गया उसको एग्जीक्यूट करना, मिडिल को जो लोअर लेवल को एम्प्लॉय भेज दिया कि भाई तुम एक फॉलो करो समझो, और ये काम जाके तुम एम्प्लॉय से करा लो। तो एक तरीके से पूरे जो टॉप लेवल का जो बर्डन होता है वो ऑलरेडी इसमें डिक्रीज कर दिया जाता है। ठीक है, चलो भाई आगे आ जाओ। आगे क्या होता है समझिएगा, इंप्रूव होता है सर एम्प्लॉय मोटिवेशन, प्रॉपर तरीके से एम्प्लॉय को मोटिवेट भाई मिले कि भाई उसकी स्किल, उनकी इनिशिएटिव, उनकी टेक्नोलॉजी को एब्जॉर्ब किया जाएगा, कवर अप किया जाएगा। ठीक है, बेटर कंट्रोल एंड अकाउंटेबिलिटी हो जाएगी, प्रॉपर तरीके से जितना जिसको अथॉरिटी मिलेगी, जितना ज़्यादा उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलेगी, ठीक है, जितना ज़्यादा उनको भाई जिसकी अथॉरिटी, जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, उस तरह की उनकी अकाउंटेबिलिटी फिक्स हो जाएगी। तो मतलब पावर भी देना है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी देनी है, और प्लस आपकी अकाउंटेबिलिटी भी फिक्स कर देनी है, वो बच्चा इसमें चीज़ें आ जाएंगी। फॉस्टर्स होंगे, इनोवेशन एंड फ्लेक्सिबिलिटी आती है, आपको एक स्पेशल लोकल कुछ कंडीशन जो होंगे मार्केट नीड्स के हिसाब से इनकरेज किया जाएगा इनोवेशन करने के लिए, ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से मोर फ्लेक्सिबल एंड एडॉप्टेबल होंगे। तो ये जो लोअर लेवल होंगे बच्चे वो रिस्पॉन्सिबल, क्योंकि वो कनेक्टेड होते हैं ना, वो अपने क्या बोलते हैं कस्टमर से, अपने कंपनी के एम्प्लॉय से वो ज़्यादा इंटरकनेक्टेड होते हैं, तो वही सब ज़्यादा नज़दीक होते हैं, उनको पता है कि मार्केट में क्या चीज़ें चल रही हैं, क्या चीज़ें नहीं चल रही हैं, हर चीज़ों को प्रॉपर तरीके से मैनेज कंट्रोल किया जाता है। अगला होता है बच्चा जब फैसिलिटेट ग्रोथ कवर की जाएगी। अब भाई हर चीज़ें अगर प्रॉपर तरीके से कवर अप की जाएंगी या फोकस किया जाएगा तो सीधा सा फंडा क्या होगा, तो कंपनी के लिए वो बेनिफिशियल भी होगा, कंपनी के लिए वो इंपॉर्टेंस भी होगा, और इससे उनका ग्रोथ भी होगा। एम्प्लॉय काम करेगा, एम्प्लॉय अपने स्किल का, अपने नॉलेज का, अपने एबिलिटी का, अपने फ्रीडम का, हर चीज़ों को प्रॉपर तरीके से यूटिलाइज करेगा। वो क्या कहलाएगा, वो कंपनी के लिए प्रॉपर तरीके से क्या कहलाएगा, वो आपकी कंपनी के लिए एक तरीके से उनका ग्रोथ कहलाएगा। ठीक है, चलिए बच्चा इसको आगे बढ़ते हैं। अब आइए कुछ आपके लिए थैंक यू है। ठीक है, तो थैंक यू मतलब क्या होगा बच्चा, देखो ऑर्गेनाइजिंग का बस साफ साफ मतलब होता है ना कि किसी भी दूसरे को प्रॉपर तरीके से मैनेज करने के पहले आप अपने खुद को मैनेज करिए। दूसरों को मैनेज करने से पहले आप अपने खुद को मैनेज करिए, चीजें आपको ऑलरेडी क्या हो जाएंगी, आसान लग जाएंगी। ऑर्गेनाइजिंग का बच्चा काम होता है कि प्रॉपर तरीके से उन रिसोर्सेज को कलेक्ट करके अपने पास रखना, जिससे कि हम अपने एम्प्लॉयज को किसी तरीके का कंफ्यूजन, कियोस, कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना होने पाए। आई बस में इससे क्या होगा, प्रॉपर तरीके डेलीगेट किया जाता है, डिसेंट्रलाइजेशन किया जाता है। आप भी जब अपने कंपनी में जाइएगा, किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आपका भी राजा बनिएगा, तो आपके पास आपके काम को देखकर कोई बंदा नहीं आएगा। आप उस पावर को, आप अपने उस वर्ग को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करते हो, इस चीज को देखकर क्या वो चीज आपको महान बनाती है। आपके डिसीजन लेने की जो क्षमता, जो पावर होती है, उससे ज्यादा ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है, आपको फोकस करती है। तो याद रखिएगा कि किसी भी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर में राजा का रोल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, उसे काम करने से नहीं, उसे काम के डिस्ट्रीब्यूट करने से। यही ऑर्गेनाइजिंग का सबसे बड़ा पार्ट है। ठीक है, तो फोकस करिएगा, आगे बढ़िएगा, और इस तरीके से पूरे चैप्टर में हमने प्रॉपर तरीके बच्चा वो डेलीगेशन, डिसेंट्रलाइजेशन सारे काम कवर कर लिए। हमने फॉर्मल, इनफॉर्मल के बारे में अच्छे तरीके से पढ़ लिया। तो सब कुछ ऑलरेडी क्या हो गया, इस पूरी वीडियो में कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। तो बच्चा आज चैप्टर नंबर 5 का जो वीडियो था ये ऑलरेडी कंप्लीटेड हो गया। हम लोग मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम लोग लेकर के आएंगे स्टाफिंग के बारे में। नया टॉपिक है, नई चैप्टर है, नई चीजें हैं, नए उत्साह, नए एनर्जी के संग आएंगे। तब तक बच्चा आप इस वीडियो को खूब अच्छा प्यार दीजिएगा। कुछ चीजें आपको जो समझ में आए ना आए, आप उसके बारे में मेंशन जरूर करिएगा आप हमारे खास करके कमेंट सेक्शन में, जिसमें हम लोग को और चीजें आगे अच्छे करने में और चीजें हमको इजी मिले, आसानी मिलेगी। बाकी हर चैप्टर के बच्चे हम लोग पीवाईक्यूज भी लेकर के आ रहे हैं, तो हर चैप्टर के पीवाईक्यूज मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बेस्ड जो क्वेश्चंस हैं वो सब अवेलेबल है, आप जाकर के देख सकते हैं, समझ सकते हैं। तब तक बच्चा अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, और सबसे बड़ी बात स्वस्थ रहिए। मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।